हेलो। हेलो। यार इस रूम में तो तुम बोल रहे थे दो दो एसी लगे हैं, यहाँ तो गर्मी लग रही है। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। I welcome all of you to our CA Intermediate Costing and Management Accounting batches starting from today. दोस्तों इससे पहले कि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात करूँ, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू. आई एम प्रवीण खटोड़ and I cleared chartered accountant in year 2005. So it's been 18 years since I am a chartered accountant. Now after becoming CA in year 2005, I was actually confused. What should I do in my life? Should I go for CA in practice? Should I go for job? Or I should go for teaching? And can you guess what did I decided? Oh, not teaching. Actually, I decided for job. So I moved to Bangalore. There I worked in Infosys for roughly 9 months. Then I moved to Mumbai. There I worked for a financial services company for 1.5 years. And in year 2008, I moved to America. There I worked for 2.5 years. And while I was in America, I pursued 2 more degree courses. One is CFA, Chartered Financial Analyst. It is considered as the topmost degree in the field of finance. And I also pursued CPA, Certified Public Accountant. Just like we have CAs in India, they have CPAs in America. In year 2010, I came back to India, and since then I am into teaching field. I teach costing and financial management at CA intermediate level, and I also teach strategic financial management at CA final level. I also take classes for CFA level 1, level 2 and level 3. So that was all about me. Since 2010 I'm into teaching field and teaching since then. Now that was all about my introduction. Now let's begin with you. So how many of you has scored more than 60% in CA foundation? More than 60, more than 60, more than 60. Okay. दोस्तों इससे पहले कि हम यहाँ पर क्लासेस की शुरुआत करें, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सीए इंटरमीडिएट में हमें एक ग्रुप देना चाहिए, 2 ग्रुप. मुझे आप सभी के चेहरों से और इरादों से लग रहा है कि आप 2 ग्रुप देने वाले ही हो. और इनफैक्ट आपका काम बहुत आसान कर दिया है सीए इंस्टीट्यूट ने. उन्होंने जब 3 सब्जेक्ट्स आपके कर दिए हैं तो फिर अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप एक सिंगल ग्रुप दे. सिंगल ग्रुप देना यानी वेस्टेज ऑफ टाइम. You are taking 10 months just to study 3 subjects? No, you have to study all 6 subjects. आज से आप अपना थॉट चेंज कर लीजिए कि 2 ग्रुप हैं. हमारे 2 ग्रुप नहीं, हमारे कितने 6 सब्जेक्ट्स हैं. दैट्स इट. हमें 6 के 6 एक साथ निकालने. इसके बिना अब हमारी आर्टिकलशिप भी शुरू नहीं हो सकती, राइट? सो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो आपको आज इस क्लास में करना पड़ेगा वो ये है कि मुझे 6 के 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिंगल ग्रुप या फिर 2 ग्रुप, राइट? ऐसा सोचो ना कि जो इंटरमीडिएट में ही एक ग्रुप करके दे रहा है वो फिर सीए फाइनल में कैसे 2 ग्रुप देगा कभी, राइट? तो बिना बात हम हमारा सीए बनने का समय डिले करते जाएंगे. और अगर आपने एक भी अटेम्प्ट सीए बनने में डिले किया तो लगभग आप अपने आप का लगभग 7 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हैं. 7 lakhs. क्योंकि एक सीए का पैकेज और आपने 6 महीना डिले करा यानी आपने अपने आप का नुकसान कर लिया. तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको 7 लाख रुपए का फायदा हो. और ये फायदा कैसे हो सकता है? बाय अपीयरिंग इन बोथ द ग्रुप्स. इज दैट क्लियर? तो क्या आपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कर लिया है कि हमें दोनों ग्रुप देने हैं? ओके. दूसरी एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप में से एक्चुअली पहले पूछना चाहूंगा फिर कुछ कहना चाहूंगा. आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कि सीए इंटरमीडिएट में रैंक लाने का इरादा है? ओके, दैट्स फैंटास्टिक. दोस्तों रैंक लाने के इरादे के साथ जब हम पढ़ाई करेंगे ना तो हमारे पढ़ाई का व्यू अलग होगा.
जब आप रैंक के लिए पढ़ाई करेंगे ना, तो आपका टारगेट होगा मुझे 100 में से 100 स्कोर करने हैं। और जो मैं 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाता हूं, कॉस्टिंग और एफएम, उसमें 100% मार्क्स आते हैं। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि स्टूडेंट्स 100% मार्क्स लेकर आए हैं, यानी 100 आउट ऑफ 100 इन कॉस्टिंग। और एफएम अगर 50 मार्क्स का है तो 50 आउट ऑफ 50 इन एफएम। ये दोनों इतने जादुई सब्जेक्ट्स हैं कि आपको रैंक लाने में मदद करते हैं। जस्ट लाइक स्कूल टाइम में मैथमेटिक्स हुआ करता था या फिर अकाउंट्स हुआ करता था, जिसमें फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाते थे, ये 2 वही सब्जेक्ट्स है, कॉस्टिंग और एफएम, राइट। तो रैंक लाने का इरादा आपका होना ही चाहिए। अगर आपकी रैंक आती है तो आपको आर्टिकलशिप अपनी मनपसंद की जगह पर मिल जाएगी। रैंक नहीं आती तो आपको मजबूरी वाली आर्टिकलशिप, मतलब फिर आपके पास चॉइस नहीं होगी, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट मुझे कहां आर्टिकलशिप मिल रही है, राइट। हम दोस्तों यहां पर वो बनना चाहते हैं कि हम सिलेक्ट करें कि हमें कहां आर्टिकलशिप चाहिए। एक और डिफरेंस बताता हूं, सीए इंटरमीडिएट में रैंक और सीए फाइनल में जो रैंक लेकर आता है वर्सेस जो नॉर्मल सीए बनता है विदाउट रैंक, उनकी लाइफस्टाइल में क्या फर्क होता है। दोस्तों, एक नॉर्मल सीए का क्या पैकेज लगता है। आप सपोज करें आप सभी ने सीए फाइनल क्लियर कर लिया, आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए, अब आप आईसीएआई के कैंपस इंटरव्यू में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। वहां पर एक नॉर्मल सीए का क्या पैकेज लगता है? नहीं, 7 to 8 लाख नहीं। मिनिमम आज की तारीख में आईसीएआई ने बोल दिया है कि जो भी कैंपस में कंपनी आएगी उसे मिनिमम 9 लाख रुपीस का पैकेज ऑफर करना पड़ेगा। तो अब निश्चिंत हो जाइए, मिनिमम 9 लाख रुपए तो हमारे पक्के जिस दिन हम सीए बने, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा पैकेज। सो यू कैन से रफली 10 to 12 लाख का पैकेज लगेगा। लेट्स सपोज कि 11 लाख का पैकेज लगता है। सिचुएशन नंबर 2, यू आर अ रैंकर, यू आर अ ऑल इंडिया रैंकर। अब बताइए आपका क्या पैकेज? नहीं, रफली 25 लाख के आसपास। कैन यू सी द बिग डिफरेंस? Normal CA 11 lakhs, all India ranker CA 25 lakhs, and packages can go as high as 30 lakhs, 35 lakhs। 2 कंपनीज है दोस्तों इंडिया में, एक है ITC लिमिटेड और एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया रैंकर्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाती है, सिर्फ। यानी जो भी ऑल इंडिया रैंकर्स 50 आते हैं ना, हर किसी को इन 2 कंपनीज का कॉल जाता है और इनके पैकेज मिनिमम 25 लाख होते हैं। और बीइंग अ रैंकर आप अपना पैकेज नेगोशिएट कर सकते हैं वहां पर। यानी अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया और कंपनी आपको रिक्रूट कर रही है, यू कैन से नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद 25 लाख पैकेज, आई वांट मिनिमम 30 लाख, एंड दे विल से ओके। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस कितना है? कहां 11-12 लाख का पैकेज और कहां 25 लाख का पैकेज। ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ पहले साल नहीं रहना, अब ये डिफरेंस जिंदगी भर रहेगा। 11 लाख वाले की प्रोग्रेस कैसे होगी? 11 विल बी 13, 13 विल बी 15, और 25-30 वाले की प्रोग्रेस कैसे होगी, राइट। तो आज से एक मजबूत इरादा कर लो कि मुझे रैंक लेकर आनी है। और यार अगर फाइनल में रैंक लेकर आनी तो शुरुआत तो, बेस तो हमारा इंटरमीडिएट से ही बनेगा। जो आप यहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे वो वहां जाकर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनेगा। जो आप यहां अकाउंट्स बनाएंगे वो वहां जाकर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनेगा। यहां आप ऑडिटिंग पढ़ेंगे, वहां पर एडवांस ऑडिटिंग पढ़ेंगे। तो सारी चीजें एडवांस लेवल पर वहां पर जाने वाली। जो आप सीए इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग का बेस बनाएंगे वो फाइनल में जाकर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सब्जेक्ट बनने वाला है। तो हमें यहीं से ही हमारी जड़ें मजबूत करनी है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप 40 साल जॉब करो, मैं चाहता हूं कि आप 20 साल में ही 40 साल की कमाई कर लो और आप 40 इयर्स की एज में चाहो तो रिटायरमेंट ले लो, पर उन 40 साल में इतना पैसा इकट्ठा कर लो कि फिर उसके बाद पैसों से पैसा बनाया जाए। खैर, पैसों से पैसा कैसा बनाया जाए उसके लिए हमारा एक और सब्जेक्ट है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दोस्तों मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं सभी रैंक लाने के इरादे से बैठे हुए हैं। जब आप रैंक लाने के इरादे से पढ़ाई करोगे तो आपका पढ़ने में 100% फोकस होगा। आप 100% कॉन्सेप्ट्स और 100% कवरेज करेंगे। मैं दोस्तों मेरा 100% देने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं?
ओके तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। सबसे पहले यहां पर हम सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप सीए इंटरमीडिएट में हैं तो सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप साथ में सीएमए भी कर रहे हैं तो सेम सब्जेक्ट है, वहां पर नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। टॉपिक सारे के सारे सेम है विद जस्ट स्मॉल डिफरेंस। ओके तो दोस्तों ये न्यू सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे और देखते हैं आखिर ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आपने हाफ सीए देख ली होगी तो उसमें सीए बनने के पीछे क्या उद्देश्य है, यही तो सबसे पहला पार्ट था कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डूइंग सीए। मैं सीए आखिर क्यों कर रहा हूं। तो वैसे ही दोस्तों किसी भी चीज को करने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि व्हाई एम आई डूइंग दिस। आखिर हम ये सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं। कैन एनीबडी से कि आखिर इसकी क्या यूटिलिटी होगी, क्या यूज होगा इसका रियल लाइफ में। जो आप बोलेंगे वो सही भी हो जाने वाला है। वेरी गुड। प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत है, राइट। और क्या ऑब्जेक्टिव है इसके अलावा। वेरी गुड, गजब। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम अचीव कर पा रहे हैं यानी उसे पता करने के लिए और प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए, राइट। यही आप कहना चाह रहे थे, है ना। दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि जो इस सब्जेक्ट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव्स आपने मुझे बता दिए हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे हमारे कुल मिलाकर 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ये 3 ऑब्जेक्टिव्स में हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट डिटर्मिनेशन। हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पता कर पाए कि आखिर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। सपोज करें दोस्तों ये रहा सेलफोन। अब इस सेलफोन को आखिर में सेल कितने में करूं, बेचूं कितने में। तो उसके लिए पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। बिकॉज बेस्ड ऑन कॉस्ट आई कैन ओनली डिटरमाइन द सेलिंग प्राइसेस, राइट। या फिर चलो ठीक है सेलिंग प्राइस मार्केट डिटरमिन्ड है। मार्केट डिटरमिन्ड है का मतलब क्या है कि मेरे बस में नहीं है कि मैं सेलिंग प्राइस क्या रखूं क्योंकि कंपटीशन इतनी है कि मैं खुद की सेल प्राइस का विधाता नहीं हूं। सेलिंग प्राइस तो मार्केट डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, हैशटैग इकोनॉमिक्स। लेकिन फिर मुझे ये तो पता होना चाहिए मेरा प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके लिए अगेन आई नीड टू नो व्हाट इज द कॉस्ट। क्या अकाउंट्स से कॉस्ट पता चलती है। अकाउंट्स जो आप लिखते हैं अकाउंट्स सैलरी अकाउंट डेबिट और वो सब नहीं दोस्तों। अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट डिटरमाइन करने के एंगल से नहीं बना हुआ है। उसके पीछे वन ऑफ द रीजन ये है कि सपोज करें कि इस कंपनी में 10 तरह के सेलफोन के मॉडल्स बन रहे हैं। कितने 10 तरह के सेलफोन के मॉडल्स, राइट। लेकिन जो मशीन्स यूज हो रही है वो एक जैसी मशीन यूज हो रही है और एक ही मशीन पर 10 तरह के मॉडल्स प्रोसेस हो रहे हैं। जब मैं मशीन का डिप्रिसिएशन लिखता हूं अकाउंट्स में डेबिट करता हूं तो क्या मैं प्रोडक्ट वाइज डेबिट करता हूं या मैं तो जस्ट डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देता हूं। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लेकिन आखिर जो मशीन का डिप्रिसिएशन है वो कुछ इस सेलफोन पर लगा है, कुछ दूसरे मॉडल पर लगा है, कुछ तीसरे मॉडल पर लगा है एंड सो ऑन। तो अलग अलग मॉडल पर कितना डिप्रिसिएशन लगा है वो तो मुझे पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं एक पर्टिकुलर मॉडल की कॉस्ट निकाल पाऊंगा। और ये काम अकाउंट्स में नहीं होता है, कहां जाकर होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। सो वन ऑफ द पर्पस इज कॉस्ट डिटर्मिनेशन, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमारा सेकंड पर्पस भी बिल्कुल आपने सही बता दिया एंड दैट इज कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। आज का जमाना कंपटीशन वाला है। आज से 25-30 साल पहले इतनी फियर्स कंपटीशन नहीं हुआ करती थी। मैं जानता हूं आज से 25-30 साल पहले पेरेंट्स ऐसा सोचते थे कि अगर हमने कोई बिजनेस जमा दिया तो हमारी पीढ़ी जम गई, पीढ़ी जम गई है और अब हमारे बच्चे भी इस बिजनेस को कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपकी जमी जमाई पीढ़ी 1-2 साल के कंपटीशन में ही बिगड़ सकती है। तो आज के कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में सर्वाइव करने के लिए कॉस्टिंग सब्जेक्ट देखना आपको कैसे मदद करेगा। एक इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। एक इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसकी कॉस्ट टू प्रोड्यूस कार है 7 लाख रुपीस। कॉस्ट टू प्रोड्यूस कार कितनी, 7 लाख। वो इस कार के मॉडल पर 1 लाख का प्रॉफिट ऐड करती है और 8 लाख रुपीस में कार मार्केट में बेच देती है, तो 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ।
फॉरेन की एक कंपनी ने आकर यहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करा, और उन्होंने सेम कार यानी बिल्कुल डिक्टो सेम, जो 7 लाख वाली कार थी ना, उसमें जितने फीचर्स थे वो सारे फीचर्स पैक्ड कार उन्होंने 7 लाख वाली कार जो अपनी कंपनी कितने में सेल कर रही है, 8 लाख में सेल कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है 7 में, सेल कर रही है 8 में। उन्होंने सेम कार प्रोड्यूस करी बट उन्होंने सेलिंग प्राइस रख दी 7,50,000। बताइए अब क्या होगा, हमारी कंपनी अब क्या करेगी? क्या अब हम 8 लाख रुपीस का सेलिंग प्राइस चार्ज कर सकते हैं? नहीं। कॉम्पिटिटर ने अगर 7,50,000 कर दिया है फॉर द सेम प्रोडक्ट, यू हैव टू रिड्यूस योर सेलिंग प्राइस टू 7,50,000, इजंट इट? भी सिंपल सी बात है ना, ग्राहक जाएगा, वो कार का ट्रायल लेगा, वो बोलेगा पहली कार भी बढ़िया है, वो बोलेगा दूसरी कार भी बढ़िया है, फीचर बिल्कुल सेम है, तो फिर मैं 7,50,000 वाली कार ही खरीदूंगा ना, 8 लाख वाली कार क्यों खरीदूंगा, राइट? हमारी कंपनी को दोस्तों झक मारकर मजबूरी में ये कार की प्राइस कितनी करनी पड़ेगी, 7,50,000 कर दी हमने, 7,50,000। ओके, हमारा मार्केट शेयर मेंटेन्ड रहेगा। 2-3 महीने दोस्तों हुए नहीं कि ये जो फॉरेन कंपनी आई थी, अब इन्होंने सेलिंग प्राइस कर दिया 7,25,000। हमारा अभी भी सेलिंग प्राइस 7,50,000। बताइए अब हमें क्या करना पड़ेगा? सेम 7,25,000, बिकॉज सेम प्रोडक्ट के लिए आप ज्यादा चार्ज कर ही नहीं सकते हो। क्या वोडाफोन आइडिया ज्यादा चार्ज कर पा रहा है एज कंपेयर टू जियो, या उनको कम चार्ज करना ही पड़ेगा? कम चार्ज करना ही पड़ेगा कंपटीशन में, नहीं तो सारा का सारा मार्केट शेयर चला जाएगा। हमारी कार कंपनी ने भी सेलिंग प्राइस रिड्यूस करके 7,25,000 कर दी। पहले हम 1 लाख रुपीस कमाते थे पर कार, अब हम सिर्फ 25,000 कमा रहे पर कार। 2-3 महीने और बीते और उस फॉरेन कंपनी ने प्राइस ही 7 लाख रुपीस कर दी। व्हाट नेक्स्ट? 7 लाख। अगर आपको सरवाइव करना है तो यू हैव टू रिड्यूस डाउन योर सेलिंग प्राइसेस टू 7 लाख रुपीस। इफ यू डोंट रिड्यूस द सेलिंग प्राइस, यू विल ग्रेजुअली लूज योर मार्केट शेयर टू द कॉम्पिटिटर। वो लेता जाएगा मार्केट शेयर, वो लेता जाएगा, राइट? दोस्तों हमने फिर भी दिल पर पत्थर रखा और हमने कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, सरवाइव तो हमें करना है। 7 लाख रुपीस यानी अब हमारा 0 प्रॉफिट हो रहा है। 2-3 महीने और बीते और अब फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने प्राइस ही 6,50,000 कर दी। हमारी कॉस्ट कितनी आती थी? 7 लाख रुपीस, और कॉम्पिटिटर ने सेलिंग प्राइस कितनी कर दी? 6,50,000, 6.5 लाख रुपए। या तो हम 7 लाख ही रखेंगे प्राइस, बट वापस से वो तो बात वही होगी, आपने जहां रख दी 7 लाख प्राइस और उसने 6,50,000, उसकी तो कार बिकेंगी और धीरे धीरे हमारा मार्केट शेयर जमा जमाए सारा बिगड़ जाएगा। तब जाकर दोस्तों जो कंपनी वाले हैं ना, इनकी बत्ती जली दिमाग की। इन्होंने ये सोचा कि इन्होंने बोला कि ये लोग जो प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे है? How is it possible that they are able to sell the car at just 6,50,000, जिसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट ही हमारी कितनी आ रही है? 7 लाख रुपीस। तब जाकर इस कंपनी ने अपने कुछ गुप्तचरों को उस कंपनी में भेजा कि पता करके आओ आखिर क्या है। पता चला वो जो कंपनी वो कॉस्ट एफिशिएंट तरीकों से प्रोडक्शन करती है, वो अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर पा रही है, वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर पा रही है, उसने एफिशिएंट प्रोसेसेस लगा रखी है, उसने लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेथड्स यूज कर रखी है, उसने सस्ते सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल टैप कर रखे हैं, उसने वर्किंग कैपिटल में कम से कम पैसा ब्लॉक किया हुआ है ताकि कॉस्ट ऑफ फंड से ज्यादा ना लगे। और हम क्या कर रहे थे? हम सिर्फ उससे सेलिंग प्राइस में लड़ाई कर रहे थे। सेलिंग प्राइस में कब तक लड़ाई करोगे? आपको अगर बिजनेस में आज की तारीख में सरवाइव करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट रिडक्शन। रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया दोनों सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, मोर और लेस 399। लेकिन रिलायंस जियो के जब आप इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो वो प्रॉफिट में है, और वोडाफोन आइडिया के जब आप इनकम स्टेटमेंट में देखोगे तो वो लॉस में है। और क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू तो सेम ही मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस कहां है? कॉस्ट टू ऑपरेट में। और जो व्यक्ति आज के जमाने में अपने बिजनेस को कम से कम कॉस्ट में ऑपरेट कर पाएगा, वही सरवाइव कर पाएगा। अगर आपकी कॉस्ट टू ऑपरेट ज्यादा है, सॉरी, आपको कोई ना कोई कंपटीशन से उड़ा देगा।
ग्लोबल लेवल पर बात करूं तो चाइना, चाइना क्यों टिका हुआ है? बिकॉज इट इज एबल टू प्रोड्यूस एट द लो कॉस्ट, और वो आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन गया है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। क्यों? बिकॉज दे आर एबल टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। वो सस्ते में रॉ मटेरियल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसा आपने बताया था, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट ले पा रहे हैं। इन सभी से आपका सर्वाइवल आज के जमाने में इंश्योर हो पाएगा, राइट। और कॉस्ट रिडक्शन आपको कहां सिखाया जाता है? अकाउंट्स में सिखाएंगे, ऑडिट में सिखाएंगे, डीटी की फैकल्टी सिखाएंगे? नहीं, कॉस्टिंग। हम कॉस्टिंग में सीखते हैं कैसे कॉस्ट रिड्यूस करना, राइट। यानी जो हमारे सब्जेक्ट्स है ना, कॉस्टिंग और एफएम, ये बिजनेस कैसे करना उसके लिए बने हुए हैं। एक बार बिजनेस करना आ गया ना, अकाउंटेंट तो मिल जाएगा, ऑडिट भी करवा लेंगे, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने वाले भी मिल जाएंगे। बट बिजनेस चलेगा तब तो अकाउंट्स लिखने की बात आएगी, ऑडिट की बात आएगी, और टैक्स रिटर्न में प्रॉफिट, जीएसटी वीएसटी सारी बात आएगी। तो बिजनेस कैसे करना वो हम कहां देखते हैं? यहां पर कॉस्टिंग सब्जेक्ट में देखते हैं। और बिजनेस में आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ती है, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। वो सारी चीजें दोस्तों हम यहां पर डिस्कस करते हैं। एक आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। आपने शायद, जो मैं आपको किस्सा सुनाने वाला हूं वो शायद आपने सुना भी होगा। एक अमेरिकन एयरलाइंस कंपनी थी, और अमेरिकन एयरलाइंस कंपनी लॉसेस में रन कर रही थी। अब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, सभी लोग बैठे कि यार ये लॉस में चल रही है हमारी एयरलाइंस कंपनी, अब क्या करें। तो किसी ने बोला टिकट प्राइस बढ़ा दो, लेकिन वो प्रॉब्लम वही कि जब बंदा जो भी टिकट बुक करेगा वो तो सबसे पहले प्राइस, और आजकल तो वेबसाइट से आ गई जो सब टिकट की प्राइस कंपेयर कर देती है, लोएस्ट वाले को सबसे ऊपर भेज देते हैं। तो आप टिकट प्राइस तो एक्सॉर्बिटेंटली हाई चार्ज ही नहीं कर सकते, राइट। तो टिकट प्राइस बढ़ाना कोई वो नहीं, राइट। बहुत उन्होंने दिमाग लगाया, कुछ आइडियाज लगाए कि हम हमारे जो रूट्स हैं उनकी मैपिंग ऐसी करेंगे कि ऑप्टिमाइज्ड मैनर में आए। इस तरीके के कुछ आइडियाज हैं। तभी वहां पर दोस्तों मीटिंग में वन ऑफ द मैनेजमेंट पीपल ने वहां पर खड़े होकर बोला कि हमें एक काम करना चाहिए, जो हम यहां पर फूड सर्व कर रहे हैं, जो स्नैक्स सर्व कर रहे हैं, उसमें हमें टोमेटो का एक पीस कम कर देना चाहिए। एंड इंडिया में तो हमने उसमें से टोमेटो का एक पीस कम कर देना चाहिए। अब मैं टोमेटो बोलूंगा तो आपको हिट भी होगा ना, 200 रुपए किलो। तो टोमेटो का एक पीस कम कर देना चाहिए। एंड एवरीबॉडी वाज जस्ट लाफिंग, क्या टमाटर का एक पीस कम करके तुम क्या ही बचा लोगे। देन द कैलकुलेशन रेन एज कि एक फ्लाइट के अंदर बैठे हुए 200 पैसेंजर्स, एक टोमेटो से निकलते हैं 5 पीसेस। एक टोमेटो से कितने? 5 पीसेस। तो 200 पैसेंजर्स के लिए 40 टोमेटोज लगते हैं। और एक फ्लाइट में 40 टोमेटोज हमने सेव करे। ऐसी दिन भर में हमारी कितनी सारी फ्लाइट्स उड़ती हैं? अच्छा, एक ही फ्लाइट एक रूट से दूसरे रूट, दूसरे से तीसरे रूट जाती है। एक दिन में उड़ रही है, सपोज करें 200 फ्लाइट्स उस कंपनी की, है ना। 200 फ्लाइट्स मल्टीप्लाई बाय 40 tomatoes saved per flight. So 200 into 40, 8,000 tomatoes per day. 8,000 tomatoes per day. And multiply by 365 days. The calculation was like this. और एक और खास बात, ये टोमेटो जमीन पे फिर भी सस्ता है। जब यही टोमेटो हवा में सर्व किया जाता है ना, तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है ना, क्योंकि आपको कैरी करना है, सो ऑन, राइट। तो वो उससे उनकी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की कैलकुलेशन ऐसा कुछ बैठा कि हमारा $800,000 की सेविंग्स हो जाएगी। और अभी आप $800,000 को अगर रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो करोड़ों रुपए बच जाएंगे। और लोगों ने कहा इससे कोई इंपैक्ट तो नहीं आएगा। तो उसने जवाब दिया कि फ्लाइट के अंदर जब बंदा बैठता है, स्नैक्स खाता है, तो वो कभी भी टोमेटो की पीसेस काउंट ही नहीं करता है। बिकॉज अगर उसको पहले 5 पीसेस दे रहे थे और 5 की जगह आपने 4 रख दिए ना, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। क्या आप होटल गए हैं, आपने कभी वो ग्रीन सैलेड मंगवाया, आपने कभी टोमेटो की पीसेस काउंट किए हैं? नहीं। तो वो 7 पीसेस की जगह अगर 6 कर देंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बट इट इज गोइंग टू सेव थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू द कंपनी। तो दोस्तों ये होती है कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स, यानी हमने हमारे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को भी इंपैक्ट नहीं किया और हमने कॉस्ट भी बचा ली। इस तरीके की ये सारी टेक्निक्स का दोस्तों दिमाग लगाना पड़ता है जब आज की तारीख में बिजनेस में हमें सर्वाइवल इंश्योर होता है, राइट। और फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉस्टिंग को पढ़ने का, और वो है
डिसीजन मेकिंग। दोस्तों बिजनेस में आए दिन आपको नई नई स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती है, क्योंकि मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है कि कॉम्पिटिटर ने एक मूव चला, चेस में उसने एक मूव चला, उसको देखकर हमें स्ट्रेटेजी वापस से बदलनी पड़ेगी। आपने एक कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, आपने सोचा कि देखो कॉम्पिटिटर से मेरा प्रोडक्ट अच्छा आ गया, कॉम्पिटिटर हाथों हाथ उस प्रोडक्ट को कॉपी करेगा और उसमें कुछ और एडिशन करके नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। तो डेली बेसिस पर बिजनेसेस के अंदर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, एक ऑफिस, एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस की कल्पना कीजिए आप। वहां पर सुबह 10 बजे एक आता है क्लरिकल स्टाफ, और उतने ही बजे 10 बजे वहां पर एक आता है मैनेजरियल स्टाफ, मैनेजरियल लेवल का बंदा। दोनों 10 बजे आए, दोनों ने दिन भर अपना काम किया, दोनों रात को 8 बजे घर के लिए निकल रहे हैं। वो क्लरिकल स्टाफ भी घर के लिए निकल रहा है और मैनेजरियल स्टाफ भी घर के लिए निकल रहा है। दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया है कंपनी में वो सेम किया है, लेकिन क्या दोनों की सैलरी सेम है? नहीं। जो क्लरिकल स्टाफ है उसकी सैलरी मे बी 10,000, 20,000, 30,000 के आसपास होगी। जो मैनेजरियल स्टाफ होगा उसकी सैलरी लैक्स में रन कर रही होगी। क्या डिफरेंस है? दोनों ने समय तो बराबर ही दिया है। जो क्लरिकल स्टाफ है ना, वो हमेशा वह काम करता है जिसमें डिसीजन मेकिंग कुछ इन्वॉल्व ही नहीं होती, यानी उसका रूटीन भी ऑफिस में बिल्कुल फिक्स होगा कि मुझे आना है, मुझे ये करना है, मुझे फोटोकॉपी करनी, मुझे ईमेल्स भेजने हैं, व्हाटएवर, मुझे कुरियर कर, मतलब उसका सारा का सारा रूटीन बिल्कुल फिक्स होगा। लेकिन जब मैनेजरल बंदा कंपनी के अंदर कदम रखता है ना, तो ही हैज टू फेस न्यू चैलेंजेस ऑन डेली बेसिस, और हर चैलेंज के लिए उसे दिमाग लगाना पड़ता है। एंड हियर कम्स इनटू पिक्चर डिसीजन मेकिंग, कि अब मैं आखिर कैसे डिसीजन लूं, राइट? वन ऑफ द काइंड ऑफ डिसीजंस कुड बी कि मैं जो नई फैक्ट्री लगाने जा रहा हूं वो मैं फैक्ट्री मुंबई में लगाऊं, या फिर वो फैक्ट्री में नोएडा में लगाऊं, या फिर वो फैक्ट्री में जाकर चाइना में सेटअप कर लूं। So this kind of decisions are involved, और यहां पर आता है हमारा सब्जेक्ट कॉस्टिंग, राइट? तो कॉस्टिंग को पढ़ने के क्या है 3 दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स, वो आपको समझ में आए। वन इज कॉस्ट डिटर्मिनेशन, अनदर इज कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, एंड थर्ड इज डिसीजन मेकिंग, राइट? ओके, अब दोस्तों एक एक करके हम हमारे टॉपिक्स का एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमें कॉस्टिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स यहां पर पढ़ने हैं, ठीक है? तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बिना फैक्ट्री प्रेमाइसेस को इमेजिन किए नहीं दिया जा सकता। तो आप सभी दोस्तों फैक्ट्री प्रेमाइसेस को इमेजिन कीजिए कि कोई एक फैक्ट्री है, राइट, है ना? वहां पर आप क्या क्या चीजें देख पा रहे हैं फैक्ट्री में? मशीन्स हैं, रॉ मटेरियल है, वर्कर्स है, लेबर है, गोडाउन है, और कुछ ट्रक्स खड़े हुए हैं वहां पर जो कि गुड्स लाना ले जाना कर रहे हैं, है ना? मशीन है, चिमनी लगी हुई है, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स होंगे, बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, रॉ मटेरियल लेकर एक ट्रक आया होगा, उसका कुछ इंस्पेक्शन हो रहा होगा कि जो रॉ मटेरियल है ये अप्रोप्रिएट क्वालिटी का है या नहीं। जैसे ही चेक हो गया तो फिर वो अनलोड होता है गुड्स, और अनलोड होकर उसे रॉ मटेरियल स्टोर में जाकर रैक्स में जमा दिया जाता है। फिर इतने में फैक्ट्री से वर्कर्स आते हैं और वो कहते हैं हमें रॉ मटेरियल चाहिए, आज दिन भर में हमें प्रोडक्शन करना है, तो हम उन्हें शायद ट्रॉली से रॉ मटेरियल पहुंचा देते हैं। वो उस रॉ मटेरियल को लेकर मशीन्स के अंदर डालते हैं, मशीन पावर कंज्यूम करती है, मशीन चलती है और इधर प्रोडक्शन होता चला जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि उनका काम एकदम कंप्लीट नहीं हुआ हो। सो देयर विल बी WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि वो नेक्स्ट डे फिर आकर कंप्लीट करेंगे, उसे पहले उठाएंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, राइट? फिर ये जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होता होगा ये जाकर फिनिश गुड्स के गोडाउन में स्टोर होता होगा। फिर वहां से कस्टमर डिमांड करता होगा, या फिर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से वो डिमांड करते होंगे कि हमें गुड्स चाहिए। कंपनी अपना ट्रक लगाती होगी, उसके अंदर फिनिश गुड्स डालकर कस्टमर तक पहुंचाती होगी, राइट? और कुछ एडमिन ऑफिस भी होगा जो कि इन सारे वर्कर्स का अटेंडेंस लेता होगा, जैसे HR डिपार्टमेंट हुआ। जो भी फैक्ट्री के अंदर गुड्स आ रहे हैं उसका लेखा जोखा ये सब रखना पड़ेगा, राइट? ये सारी चीजें दोस्तों आप इमेजिन कर पा रहे हैं। इसे हम यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। सो वी कैन सी हियर कि यहाँ पर कुछ फैक्ट्री है, यहाँ पर ये हमारा फिनिश गुड्स का गोडाउन आप मान के चलिए,
ये हमारी कोई एडमिन की बिल्डिंग है। एडमिन बिल्डिंग में कुछ परचेज वाले स्टाफ बैठते होंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले स्टाफ बैठते होंगे, अकाउंटेंट्स यहाँ पर बैठते होंगे, मैनेजरल लेवल के बंदे यहाँ पर बैठते होंगे। वी कैन सी यहाँ पर ये ट्रक है, फिर ये क्या है, ये रॉ मटेरियल का गोडाउन मान लीजिए ना। रॉ मटेरियल इधर से आता है, प्रोडक्शन होता है, फिनिश गुड्स में जाता है और ट्रक से रवाना हो जाता है, राइट। ओके दोस्तों, आपने ऑब्जर्व करा यार यहां पर क्या चेंज हुआ। रॉ मटेरियल ये आ गया यहां पर, रॉ मटेरियल है ना। और ये फैक्ट्री में आपने खिड़की में जाकर झांक कर देखा तो आपको वहां पर नजर आए कुछ वर्कर्स, कुछ फैक्ट्री स्टाफ। दोस्तों डेली रूटीन क्या होता होगा कि ये जो रॉ मटेरियल है ये चलकर कहां जाता होगा, फैक्ट्री में वर्कर्स के पास जाता होगा, राइट। ओके और ये जो वर्कर्स है ये उस पर क्या करते होंगे, प्रोडक्शन करते हैं। अंदर मशीन चल रही है, आपको नजर आ रही है, गुड्स प्रोड्यूस होता चला जा रहा है और प्रोडक्शन होकर वो कहीं पर स्टोर होता जा रहा है। अच्छा ये जो फिनिश गुड्स हैं, राइट, ये फिनिश गुड्स, अच्छा ऊपर आपने वो देखा चेंज कहां हुआ, लाइट्स, राइट। ओके इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये जो मशीन चल रही है पावर कंज्यूम कर रही होगी, है ना। ओके दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको एक पूरी प्रोसेस बताई है ना, इस प्रोसेस को ही बस हमें पूरे सब्जेक्ट में पढ़ना है, दैट्स इट। यानी आप और मैं जब कॉस्टिंग खत्म करेंगे ना तब भी हम फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर ही घूम रहे होंगे। यहां पर हमारा जो सबसे पहला चैप्टर आएगा, ओके ये गुड्स पहुंच गए कस्टमर तक। सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे कॉस्टिंग में वो होगा मटेरियल चैप्टर। क्या पढ़ेंगे, मटेरियल, रॉ मटेरियल। शायद आप आश्चर्यचकित होंगे कि मटेरियल में ऐसा क्या पढ़ा देंगे, मतलब रॉ मटेरियल इज जस्ट मटेरियल, अभी इसमें पढ़ना क्या है। वेरी गुड दोस्तों, देखिए आप यहां पर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं एंड यू वुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। अगर आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल बहुत सारा रखा, बहुत सारा रॉ मटेरियल रख दिया, मतलब जितनी आपकी डेली नीड है उसका 60 गुना, यानी 60 डेज का काम निकल जाए प्रोडक्शन का, उतना आपने रॉ मटेरियल रख रखा है अपने रॉ मटेरियल स्टोर में। तो एक प्लस पॉइंट तो यह है कि अब लॉकडाउन भी लग जाए तो भाई 60 दिन का तो रॉ मटेरियल हमारे पास है। अगर सप्लायर के यहां से कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भी 60 डेज का तो रॉ मटेरियल हमारे पास है। लेकिन ये लॉकडाउन लगते कितनी बार है, हर साल लगते हैं या सदियों में एक बार, सदियों में एक बार, राइट। ऐसी चीजों के लिए फिर आप प्रिपेयर नहीं रहते और नहीं ही रहना चाहिए। ऐसी चीजों को फिर आपको छोड़ देना चाहिए किस्मत पर कि जब होगा तब के तब हम प्रिपेयर करेंगे, राइट। क्योंकि ऐसी चीजों के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड रहने लग गए तो ऐसी चीजें होंगी 100 में से एक बार, लेकिन 99 टाइम्स आप वो प्रिपेयर्डनेस की वजह से नुकसान में रहेंगे। दोस्तों ये जो रॉ मटेरियल का आप इतना एग्जॉर्बिडेंटली हाई लेवल्स लेकर चल रहे हैं, आप बता सकते हैं इससे क्या क्या नुकसान है। कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी हमारी बहुत सारी, और आपको पता होगा कि जितने सारे बिजनेसेस है वो सब लोन लेकर रखते हैं। लोन पर उनका 8%, 10%, 12% ब्याज होता है। बिना बात आपने करोड़ों रुपए अगर रॉ मटेरियल के अंदर लगा रखे हैं, उस पर आप ब्याज तो पे कर रहे हो ना, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो अफेक्ट हो रही है। और आपने मैंने यही बात करी थी कि अगर आपको प्रॉफिट्स में रहना है तो आपको अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप अपनी कॉस्ट, उस रॉ मटेरियल का लेवल रिड्यूस करके, राइट। और क्या नुकसान है, चलो कैपिटल के अलावा और क्या नुकसान, स्पेस, राइट। हमें बहुत सारी स्पेस लगेगी। अब उस स्पेस को कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट, और मान लीजिए कि अगर वो रेंटेड प्रेमाइसेस हैं तो आपका रेंट बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आप इतना सारा स्टॉक कैरी कर रहे हो तो स्पेस का खर्चा, और क्या, वेरी गुड पर्सन्स। 2-3 पॉइंट्स आप दोस्तों आपने बता दी। एक तो जितना ज्यादा बड़ा गोडाउन होगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, उतने ज्यादा लोग आपको लगेंगे उसे संभालने के लिए। और इस बीच जैसा आपने बताया कि कुछ एबनॉर्मल चीजें हो गई, जैसे कि कुछ लॉस हो गया, स्पॉइलेज हो गया, या फिर हो सकता है कि वो जो रॉ मटेरियल हमने रखा हो वो ऑब्सोलीट हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर वो ऑब्सोलीट हो गया तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम तो इतना सारा रॉ मटेरियल लेकर रखे हुए थे। मैं दोस्तों मेरे एक परिचित को जानता हूं, उन्होंने क्या करा था, उनका टाइल्स का बिजनेस था। टाइल्स ये जो जमीन पर लगते हैं ना, फ्लोर टाइल्स का बिजनेस था। उन्होंने सस्ते के चक्कर में उन्होंने गुजरात की फैक्ट्री से ना 10 ट्रक माल उठा लिया। सस्ते के चक्कर में 10 ट्रक माल उठा लिया। अब 10 ट्रक टाइल्स को स्टोर करने के लिए कितनी जगह चाहिए, उसका देख रखाव करने के लिए कितने सारे लोग चाहिए।
और इस बीच अगर उसका फैशन आउटडेट हो गया तो गया आपका, तो फिर तो आपको रुपए का माल 4 आने में, 8 आने में, 12 आने में ऐसे बेचना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने एग्जॉर्बिडेंटली हाई लेवल्स ऑफ रॉ मटेरियल रखा तो यू आर एट अ रिस्क, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, गोडाउन का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। और अब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, इतना सारा माल रखा हुआ है तो इंश्योरेंस प्रीमियम अब ज्यादा लगेगी। और जैसे आप बता रहे हैं, अब नॉर्मल इवेंट, कल को लॉस बाय फायर या कुछ भी हुआ, सो देयर इज बिग रिस्क। हाँ जी, हाँ, आपका जैसे ही हॉल का साइज बड़ा हुआ, वेयर हाउस का साइज बड़ा हुआ, तो आपकी फैक्ट्री की, वेयर हाउस की रनिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, राइट। चेंज इन प्राइसेस, यानी कल को बाय चांस अगर उस रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हुए, आप बोलेंगे अब मैं तो क्या करूं, मैं तो ऑलरेडी इतना सारा लेकर बैठा हुआ हूं, राइट। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि एग्जॉर्बिडेंटली हाई रॉ मटेरियल लेकर चलने से कोई बात नहीं। तो इस बिजनेसमैन को ये बात समझ में आ गई और उसने अगले दिन पता है क्या करा, उसने बोला आगे से मैं रॉ मटेरियल का स्टोर ही गायब कर रहा हूं मेरी फैक्ट्री से, कोई रॉ मटेरियल का स्टोर ही नहीं है। मुझे जब जरूरत लगेगी उसके एक दिन पहले मैं सप्लायर को कॉल करूंगा और वो सप्लायर आपका रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा, इधर उससे प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, जीरो रॉ मटेरियल। इसका फायदा यह है कि 1 रुपया कैपिटल ब्लॉक नहीं है, 1 रुपए का इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, हमें फैक्ट्री रॉ मटेरियल स्टोर की जरूरत नहीं, तो रॉ मटेरियल स्टोर का जो स्टाफ है उसकी भी जरूरत नहीं है, बहुत सारी कॉस्ट हमने बचा ली। लेकिन अब एक रिस्क भी है, कल को आपने कॉल लगाया सप्लायर को और बाय चांस उसने बोला अभी तो मेरे खुद के यहां पर ही स्टॉक नहीं है, तो फिर यू हैव टू वेट फॉर 7 डेज की पहले वो प्रोड्यूस करेगा और हमें देगा। और तब तक 7 डेज तक हमारे जो इधर फैक्ट्री में वर्कर हैं वो आएंगे, बैठेंगे, बोलेंगे रॉ मटेरियल ही नहीं कंपनी में, हम क्या करें, उनको तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी। उधर बाहर से कस्टमर चिल्ला रहा है भाई साहब हमें दीजिए आप ऑर्डर, नहीं तो हम किसी दूसरे सप्लायर के यहां जाते हैं। तो दोस्तों ना बहुत सारा रॉ मटेरियल रखना सही अप्रोच है, ना ही जीरो रॉ मटेरियल रखना सही अप्रोच है। इन दोनों के बीच में बहुत सारा और जीरो के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा लेवल है जिसे हम ऑप्टिमम लेवल कहते हैं, कि ये है ऑप्टिमम लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, इतना रखना चाहिए। ये ऑप्टिमम लेवल का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। मारुति सुजुकी, एक कार के अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं, कम से कम 2000 पार्ट्स होते हैं कार के अंदर। कितने पार्ट्स, 2000 पार्ट्स। आप मारुति सुजुकी का रॉ मटेरियल स्टोर इमेजिन कर पा रहे हैं, 2000 तरह के रॉ मटेरियल रखे हुए। अब अगर वो बहुत सारा पैसा रॉ मटेरियल में लगाए और कल को थोड़ी सी भी टेक्नोलॉजी चेंज हो तो पूरा रॉ मटेरियल ऑब्सोलेट। अगर वो बहुत कम रखे रॉ मटेरियल का स्टॉक और मान लो 2000 पार्ट में से सिर्फ एक भी पार्ट नहीं हो तो कार कंप्लीट नहीं होगी ना, तो आप उसको कस्टमर को भेज थोड़ी ना सकते हो इनकम्प्लीट कार, अगर एक पार्ट भी कम पड़ जाए। तो मारुति सुजुकी एक कॉन्सेप्ट लगाएगा व्हिच इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम स्टॉक लेवल। क्या, ऑप्टिमम स्टॉक लेवल, राइट। इसी तरीके से दोस्तों और भी कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो सारी चीजें हम यहां पर इस चैप्टर में सीखते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा मटेरियल चैप्टर। दूसरा हमारा चैप्टर आता है लेबर और एम्प्लॉय। अब अगेन थॉट ये आता है कि लेबर एम्प्लॉय में सीखना क्या है, बंदे लोग एक काम करेंगे हम उनको पैसा देंगे। दोस्तों आपको ही पता है कि कंपनी में लेबर एम्प्लॉयज ये कंपनी की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं, जो लॉयल एम्प्लॉयज है, दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंपनी। आज गूगल नाम की कंपनी किस पर टिकी हुई है, उनके एम्प्लॉयज पर टिकी हुई है। आज अगर गूगल के टॉप 5-10 एम्प्लॉयज एक साथ निकल जाएं और टीम बनाकर अपनी एक नई कंपनी शुरू कर दें तो कंपनी गई। तो किसी भी कंपनी में जो टॉप नॉच पीपल होते हैं या मिडिल लेवल के पीपल होते हैं या हम जो नीचे के लेवल के पीपल है उनको भी हम नजरअंदाज नहीं करते हैं। इन वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को हमें सफिशिएंटली मोटिवेटेड रखना पड़ता है। और सही में ना आपको ये पता है कि मोटिवेशन से काम हो जाता है। आपने भी दोस्तों जब सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करी है तो एक दिन आपने 12 घंटे पढ़ाई करी और अगले दिन फिर से 12 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन जिस दिन आपने मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करी उस दिन मजा ही कुछ और होता है। तो वैसे ही अगर हमारी कंपनी के वर्कर्स, एम्प्लॉयज ही मोटिवेटेड हैं तो वो ज्यादा बेहतर काम करेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाएंगे। ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाएंगे तो हमारी कॉस्ट टू प्रोड्यूस कम होगी और हम उधर कॉम्पिटिटर से टक्कर जाकर ले पाएंगे, राइट। तो वर्कर्स को कैसे मोटिवेटेड रखना, उनके क्या क्या पेमेंट प्लान्स हो सकते हैं वो हम यहां पर सीखते हैं, राइट।
और भी बहुत सारी चीजें रहती, इंट्रोडक्शन इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, राइट। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होता है, ओवरहेड्स। नाम तो सुना होगा ओवरहेड्स, राइट। ओवरहेड्स यानी वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो पाते। इस फैक्ट्री प्रेमाइसेस के अंदर 10 तरह के सेलफोन के मॉडल बन रहे हैं, लेकिन मशीन तो एक ही लगी हुई है, पावर तो एक ही जगह से आ रहा है। अब अगर मुझे सेलफोन की कॉस्टिंग करनी है तो मुझे वो जो मशीन का पावर का बिल आ रहा है, मान लो कि फैक्ट्री के अंदर बिल आ रहा है 50 लाख रुपए का बिल आ रहा है पावर का, तो 50 लाख का पावर का बिल मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना हर अलग अलग सेलफोन के मॉडल पर। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सारी चीजें हम सीखते हैं कौन से चैप्टर में, ओवरहेड्स चैप्टर में। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, ये जो सारी कॉस्ट है ना, इन सारी कॉस्ट को फिर लिखा जाता है कहीं पर एक पीस ऑफ पेपर पर कि ये रहा एक सेलफोन का मॉडल, इसके पड़ोस में ये रहा एक और सेलफोन का मॉडल, इसके पड़ोस में ये रहा एक और सेलफोन का मॉडल, राइट। तीनों मॉडल्स में मुझे रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, तीनों मॉडल में मुझे लेबर कितना लग रहा है, तीनों मॉडल में मुझे ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं, और फिर डिटरमाइन की जाती है कॉस्ट। ये काम हम करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है कॉस्ट शीट, ठीक है। कॉस्ट शीट के अंदर हम सारे प्रोडक्ट्स की अलग अलग हेड्स में कितनी कितनी कॉस्ट लगती है वो लिखते हैं, ठीक है। ओके, ये हमने बना ली दोस्तों कॉस्ट शीट। इसके बाद आप एक बात बताइए, मारुति सुजुकी की फैक्ट्री में जब कार मैन्युफैक्चर होती होगी तो एक ही सिंगल डिपार्टमेंट में, सिंगल प्रोसेस में कार मैन्युफैक्चर हो जाती होगी, या कम से कम 10-15 प्रोसेसेस लगती होंगी, जिसमें से एक प्रोसेस में वो चेसिस आता होगा, फिर टायर्स लगते होंगे, फिर वो सीट्स लगते होंगे, फिर कांच लगते होंगे, डोर लगते होंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी का वो जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होती हैं वो फिट होती होंगी, राइट। ये सारी प्रोसेस बाय प्रोसेस, क्या सारा काम एक ही जगह पर हो जाता होगा, एक ही हॉल में, या फिर कार का एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक डिपार्टमेंट में हुई, फिर इसके बाद ये कार दूसरे डिपार्टमेंट में भेजी जाती है फॉर सेकंड प्रोसेस, और तीसरे डिपार्टमेंट में भेजी जाती है फॉर थर्ड प्रोसेस। यस, इट गोज लाइक दिस, राइट। अब इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, है ना। अभी हम रीजन पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, क्या नाम बोल दिया मैंने, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, यानी ऑपरेशन बाय ऑपरेशन कॉस्टिंग। वो क्या करेगा, हर अलग अलग प्रोसेसेस की कॉस्ट को अलग अलग रखेगा। प्रोसेस 1 की कॉस्ट अलग रखेगा, प्रोसेस 2 की कॉस्ट अलग रखेगा, प्रोसेस 3 की कॉस्ट अलग रखेगा। उसके पीछे वन ऑफ द रीजंस है कि हमें पता लग सके कि कौन सी वाली वो प्रोसेस है जहां पर हमारी कॉस्ट जितनी लगनी चाहिए थी उससे ज्यादा लग रही। यू कैन थिंक ऑफ इट, सपोज करें, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस सेलफोन को बनाने में कॉस्ट लगती 1000 रुपीज, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा आज मैं। इस सेलफोन को बनाने में कितने रुपए लगते हैं, 1000 रुपए, और मान लीजिए 10 प्रोसेसेस, हर प्रोसेस में 100 रुपीज की कॉस्ट लगती है, राइट। अब दोस्तों, जो पहली प्रोसेस वाला ना बहुत ईमानदार है, मेहनती है, उसने दिमाग लगाया, उसने कुछ टेक्निक्स लगाई, उसने कॉस्ट रिड्यूस करके कर दी 90। बट जो दूसरी प्रोसेस वाला है वो निकला मक्कार और निकम्मा, उसने कॉस्ट कर दी 110। मेरी फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट तो कितनी आएगी, 1000, और कंपनी का मैनेजमेंट बोलेगा ठीक है, सब बढ़िया ही तो चल रहा है, 1000 रुपीज लगने चाहिए, और 1000 ही लग भी रहे हैं, क्योंकि जहां कुछ लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस करी वहां कुछ लोगों ने खराब परफॉर्मेंस देकर उनका पूरा बैलेंस बराबर कर दिया। अब अगर मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस कॉस्ट डिवाइड नहीं करूंगा और मैं सारी प्रोसेस इकट्ठा रखूंगा कॉस्ट, तो आई विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि किसने कम कॉस्ट लगाया और किसने ज्यादा कॉस्ट लगाया। तो इसलिए की जाती है क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग, ताकि हर अलग अलग प्रोसेस का लेखा जोखा अलग रखा जा सके, ताकि जिस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हुई हो हम सीधे उसे पिन पॉइंट करें। क्योंकि जब भी आप लाइफ में कॉस्ट रिडक्शन करने निकलोगे कि मुझे कॉस्ट रिड्यूस करनी है, तो आपको यह तो पता होना चाहिए कि कॉस्ट कहां कहां कितनी कितनी लग रही। जैसे आज आपको बोल दिया गया कि चलो बच्चों एक काम करो, आप अल्फा एकेडमी या फिर पेस पर कॉस्ट रिड्यूस करके बताओ, तो आप सबसे पहले तो यही जानेंगे सर कौन कौन से हेड में और कहां कहां कॉस्ट लग रही है। फिर तो आप देखेंगे कि कहां है कॉस्ट रिडक्शन की अपॉर्चुनिटीज। तो कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों, प्रोसेस बाय प्रोसेस, वो हम यहां पर सीखेंगे, राइट। इस बीच दोस्तों एक और चैप्टर जिसका मैंने नाम नहीं लिया, और वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, ओवरहेड चैप्टर का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ना। ओवरहेड चैप्टर को एक्सटेंडेड फॉर्म में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, जब साबुन, सोप केक,
मैन्युफैक्चर होते होंगे, तो क्या एक एक साबुन एट अ टाइम प्रोड्यूस होता होगा, या एक बहुत बड़ा केक सोप का प्रोड्यूस होता है फिर वो कट हो जाता है? बहुत बड़ा सोप का एक केक प्रोड्यूस होता है और फिर वो कट लग जाते हैं, तो वो एक पूरी की पूरी बैच में से सीधे वन शॉट में 100 सोप्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट? तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऐसी होती है जहां पर एक पूरी की पूरी बैच प्रोड्यूस होती है, जहां पर क्या होता है, एक पूरी की पूरी बैच प्रोड्यूस होती है। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऐसी होती है जहां पर 1 यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, 4th यूनिट ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होता है। यानी कहीं पर तो यूनिट बाय यूनिट प्रोडक्शन होता है और कहीं पर बैच बाय बैच प्रोडक्शन होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो यूनिट प्रोडक्शन है या बैच प्रोडक्शन है? सीए इंटरमीडिएट, ये बैच है ना, मैंने पढ़ाया एक साथ सबका भला हो गया। तो वैसे ही दोस्तों वहां पर जब बैचेस बनती हैं तो वन शॉट में बहुत सारी यूनिट्स एक साथ प्रोड्यूस होती है, राइट? तो यूनिट कॉस्टिंग के तरीके अलग होते हैं और बैच कॉस्टिंग के तरीके अलग होते हैं, राइट? अब वो क्या होते हैं तरीके, वो जानेंगे हम यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग चैप्टर में, ठीक है? आ रही दोस्तों कुछ कुछ आपको बातें समझ में कि कॉस्टिंग में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। उसी तरीके से दोस्तों एक और तरीका होता है दैट इज कॉल्ड एज जॉब कॉस्टिंग। कहीं कहीं पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही नहीं होते, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होता है, जॉब वर्क होता है। जैसा काम लाओगे, जैसा बोलोगे वैसा करके दे देंगे। आप एक दो एग्जांपल दे सकते हो मुझे कि यहां पर जॉब वर्क बेसिस पर काम होता है? आउटसोर्सिंग और ऑर्नामेंट्स, बिल्कुल सही, कितना सटीक एग्जांपल। पेंटिंग्स, है ना? जैसे ऑर्नामेंट का एग्जांपल लेते हैं तो ऑर्नामेंट्स में क्या होता है, जो गोल्ड ज्वेलरी वाला शॉपकीपर है वो डिजाइन लाकर देता है और बोल देता है कि इस डिजाइन के हिसाब से आप 10 पीस बना दो, इस डिजाइन के हिसाब से 10 पीस। अच्छा, इन 10 पीसेस का जो रेट मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जितना पिछली बार जो डिजाइन बनाई थी उसके लिए रेट था, या डिजाइन बदली रेट बदला? डिजाइन बदली रेट बदला, राइट? तो ऐसे केसेस में आपको एक पर्टिकुलर जॉब की अलग से कॉस्ट निकालनी पड़ती है कि इस पर्टिकुलर काम को करने में मेरी कितनी लागत लगी और प्लस उस पर मेरा मुनाफा, तो मुझे इतना चाहिए इस काम के लिए। अब आप एक महीने बाद दूसरा काम लेकर आए तो उसके लिए मैं अलग से सारी की सारी कॉस्ट ट्रैक करूंगा कि इस पर्टिकुलर जॉब में कितनी मुझे कॉस्ट लगी और उस पर मैं मेरा प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करूंगा, राइट? तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर कस्टमाइज्ड काम होते हैं, जैसे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हम हमारे घर के लिए फर्नीचर बनवाते हैं, तो वो क्या है, वो है ना कस्टमाइज हो गया। दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ जॉब कॉस्टिंग। वो बंदा को आप ऐसा नहीं बोल सकते अपने पिछले वाले के यहाँ तो बना देते, तो अपने सोफा वहां तो 50,000 में ही बना देता, हमसे क्यों 75,000? वो बोलेगा चीज अलग, जगह अलग, चीज अलग, सब कुछ अलग, तो उसकी कॉस्ट अलग, आपकी कॉस्ट अलग, राइट? तो जॉब कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जॉब की कॉस्ट को ट्रैक करते हैं, राइट? फिर दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट होता है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। क्रूड ऑयल, जब दोस्तों मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल का टैंकर चलता है, इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर की फैक्ट्री में आता है और उस क्रूड ऑयल से एक नहीं अनेक प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। और आपने तो पढ़ा ही होगा स्कूल लाइफ में क्या क्या वो प्रोडक्ट्स बनते थे ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और वो डामर कोल टार, ओके, और वो पेट्रोलियम जेली और जेट फ्यूल, है ना? ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति वहां से क्रूड ऑयल की 1 यूनिट लेकर आया, और क्रूड ऑयल की 1 यूनिट के लिए मैं रुपीस में बात करूंगा, हम डॉलर्स में बात नहीं करेंगे। क्रूड ऑयल की 1 यूनिट के लिए वो सपोज करो 1000 रुपीस पे करके आया वहां पर, है ना? फिर यहां पर उसने प्रोसेसिंग करी और प्रोसेसिंग करने में उसने 500 रुपीस और इनकर करे, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1500। और 1500 रुपीस का खर्चा करके उसको 10 लीटर प्रोडक्ट मिला। कितना? 10 लीटर्स प्रोडक्ट मिला, जिसमें उसको 2 लीटर्स मिला जेट फ्यूल, 2 लीटर्स उसे मिला पेट्रोल, 2 लीटर्स उसे मिला डीजल, 2 लीटर्स उसे मिला कैरोसिन और 2 लीटर्स उसे मिला और कोई सा दूसरा प्रोडक्ट, 5th प्रोडक्ट। आखिर ये
कितना कितना प्राइस हर किसी के लिए चार्ज करेगा? मेरा जवाब देखना क्या है, 1500 rupees is the total cost incurred divided by 10 liters is the total of all the products obtained. So per product it will be 150 rupees. पेट्रोल भी 150 रुपए में बिकेगा, डीजल भी 150 में और केरोसिन भी 150 में। हाँ जी, नहीं, राइट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो कॉस्ट है ना उसको आपको बांटना पड़ेगा समझदारी के साथ किसी तरीके से। वो तरीका अभी मुझे भी नहीं पता है क्या, पर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि किसी तरीके से मुझे कॉस्ट बांटनी पड़ेगी ताकि वो जो जेट फ्यूल है उस पर सबसे ज्यादा कॉस्ट जाए, पेट्रोल पर उससे कम जाए, डीजल पर उससे कम जाए, केरोसिन पर उससे कम जाए। और सही बात है, जब मैं उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करूंगा तो जेट फ्यूल की प्रॉपर्टीज, साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, जेट फ्यूल की प्रॉपर्टीज और केरोसिन की प्रॉपर्टीज में ज्यादा उच्च प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? जेट फ्यूल की। तो जेट फ्यूल पर कॉस्ट ज्यादा ट्रेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। सो देयर हैज टू बी सर्टेन मेथड्स जो ऐसा करें। वो क्या है मेथड्स, वो हम सीखेंगे हमारे जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स चैप्टर में। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि एक सिंगल रॉ मटेरियल से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, राइट। तो फिर कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना वो हम यहां पर सीखेंगे। दोस्तों ये जो ट्रक यहां पर आपको खड़े हुए दिख रहा है ना, इस ट्रक में एक ड्राइवर है, एक उसके साइड में हेल्पर बंदा बैठा हुआ है। ये ट्रक चलकर जाता है कस्टमर के वहां तक, गुड्स डिलीवर करता है, रास्ते में टोल टैक्स पे करता हुआ जाता है। ये सब जो कॉस्ट लगती है वो कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ही करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें यह सीखना पड़ेगा कि ट्रक की आखिर रनिंग कॉस्ट कितनी पर किलोमीटर। क्या सीखना पड़ेगा? ट्रक की रनिंग कॉस्ट कितनी पर किलोमीटर। बिकॉज इफ आई डोंट नो कि ट्रक की रनिंग कॉस्ट कितनी पर किलोमीटर, हाउ वुड आई चार्ज कस्टमर्स? टेक एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी जो फैक्ट्री उससे ठीक 5 किलोमीटर पर एक कस्टमर है और मेरी फैक्ट्री से 50 किलोमीटर दूरी पर एक और कस्टमर है। एम आई गोइंग टू चार्ज सेम रेट्स टू बोथ ऑफ देम? नो। जो पास वाला कस्टमर है वो क्या बोलेगा, यार मेरे लिए तो आपका खर्चा कम लग रहा है ना, तो मैं क्यों उतना पे करूं? इट इज जस्ट लाइक कि जब आप स्कूल लाइफ में पढ़ते थे और आपका वो खुशकिस्मत फ्रेंड जिसका घर स्कूल से एकदम पास में था और वो जिसका घर स्कूल से 10-12 किलोमीटर दूर था, यार दोनों से अगर सेम लिया जाएगा तो पास वाला क्या बोलेगा, ये रहा घर, ये रहा, बस ये रहा घर, और वो देखो, मतलब डिफरेंस तो है ना। तो दोनों से आखिर सेम कैसे चार्ज किया जा सकता है? एक थोड़ा सा एरिया बनाओ कि वो स्टूडेंट जो विद इन 4 किलोमीटर के रेडियस में रह रहे हैं उनका अलग रेट, और वो जो बहुत ज्यादा दूर रह रहे हैं उन पर अलग रेट। जैसे हम बस में चढ़े और हमने बोला कि हमें सपोज करो पास में ही जाना है 50 किलोमीटर वर्सेस हमने बोला हमें बंबई जाना है, इट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस इन द टिकट प्राइस। यस। तो दोस्तों उसी तरीके से ये जो हमारी डिलीवरी की कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, उसको कैसे डिटरमाइन करें। आपने देखा होगा ना, आप कहीं से कुछ गुड्स खरीदते हो, भाड़ा चार्ज करते हैं और उससे पहले पूछते हैं अच्छा कहाँ रहते हो, तो दिमाग में कैलकुलेशन, अच्छा वहां रहते हो क्या, तो इतना भाड़ा, राइट। तो दोस्तों ये वाला कैलकुलेशन आखिर कैसे किया जाता है वो हम यहां पर सीखेंगे, कॉल्ड एज सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये जितनी सारी चीजें हैं ना, इन सबका लेखा जोखा जो विभाग रखता है, दैट इज कॉस्ट डिपार्टमेंट। कॉस्ट डिपार्टमेंट ये सारी चीजों का लेखा जोखा रखता है, और वो कहां रखता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम या फिर कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम। यानी जैसे आपने 11th-12th के अंदर या सी फाउंडेशन के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना सीखे हैं ना, सैलरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, वैसे ही दोस्तों कॉस्टिंग की भी अपनी एक अकाउंटिंग की दुनिया है। यहां पर भी अकाउंट्स होते हैं। यानी मैं यहां पर जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप फर्क नहीं कर पाएंगे आपके अकाउंट्स के टीचर में और मुझ में। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग नाम की भी एक चीज होती है जिसमें हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और यहां पर कॉस्टिंग में कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करना वो हम यहां पर सीखेंगे, राइट। इतनी बड़ी फैक्ट्री बिना प्लानिंग के चल जाती होगी क्या? देयर हैज टू बी सम प्लान, राइट। इनफैक्ट हर जगह पर प्लानिंग की जरूरत है, राइट। जब आप भी अपनी पढ़ाई करते हैं, यू हैव टू हैव अ प्लान। अगर आपको रैंक लेकर आनी तो आपका प्लान पता है क्या होना चाहिए? आपके पास अभी से टाइम टेबल होना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। मेरा एक सीए इंटरमीडिएट में भी वो स्टूडेंट मुझसे पढ़ा था और सीए फाइनल में भी वो मुझसे पढ़ा, और उसने जिस दिन सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम दी,
अभी उससे मैं जब इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू करता था तब ना वो मुझे जानता था, मैं उसे जानता था, बट इंटरमीडिएट की क्लासेस खत्म होने तक वो एक टैलेंटेड स्टूडेंट मुझे दिखने लगा। जिस दिन सीए इंटरमीडिएट का वो आखिरी पेपर दिया ना, उसके अगले दिन वो मेरे पास आ गया, बैचेस करने नहीं, उसके अगले दिन वो मेरे पास आ गया और उसके पास सेल फोन पर उसने एक एक्सेल शीट ओपन करके दिखाई और उसने बताया सर दिस इज माय प्लान, मुझे अब फाइनल के अंदर रैंक लेकर आनी है। और उसने सही में रैंक स्कोर करी, उसने ऑल इंडिया रैंक 22 स्कोर करी सीए फाइनल में। उसके पास एक एक्सेल शीट थी जिसमें आज की तारीख लिखी हुई थी, मतलब एग्जाम कल खत्म हुई, आज की तारीख लिखी हुई थी और उसने लिखा था कि सर मैं आज से ये वाले सब्जेक्ट के लेक्चर शुरू कर रहा हूं, ये अगले 3 मंथ्स में खत्म होंगे, इस बीच मेरा रिजल्ट आ जाएगा। एंड ही वाज कॉन्फिडेंट कि वो पास हो जाएगा और अच्छे मार्क्स से पास हुआ था। उस वक्त 800 का होता था तो 500 प्लस मार्क्स लेकर आया था। मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लूंगा, फिर मैं पहले वाले सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा। ही हैड द डिटेल्ड प्लान, पूरे 3 इयर्स का उसके पास प्लान था। उसी दिन मैं तो समझ गया था बॉस, जिसमें रैंक लाने की इतनी तमन्ना हो, इतना जुनून हो कि इंटरमीडिएट की कल एग्जाम दी और आज आ गया है वो, और वो सही में रैंक लेकर आ गया। उसकी ऑल इंडिया रैंक 22 आई थी दोस्तों। तो वैसे ही अगर आपको कुछ भी अच्छा करना है, यू हैव टू हैव अ प्लान। पहले तो प्लान होगा फिर ही तो कुछ आगे बात बढ़ेगी ना, बिना प्लानिंग के तो दोस्तों कुछ नहीं होना है, राइट। तो वैसे ही जब आप ये फैक्ट्री चला रहे हो, यू हैव टू हैव अ प्लान कि साल भर में मुझे कितना रॉ मटेरियल लगेगा, साल भर में मुझे कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा नहीं होगा कि आपको वर्कर की जरूरत आज पड़ी तो आज आप बाजार में ढूंढने निकले आपको लोग मिल जाएंगे। लोगों को रिक्रूट करने में टाइम लगता है, उन्हें ट्रेन करने में टाइम लगता है। सो यू हैव टू हैव अ डिटेल्ड प्लान कि इस साल हमें ज्यादा प्रोडक्शन ऑर्डर्स मिलने वाले हैं तो उसके लिए हमें वर्कर्स ज्यादा चाहिए, उसके लिए हमें 4 मशीन और खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सारा का सारा डिटेल्ड प्लानिंग होती है दोस्तों हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल, राइट, जिसमें हम फैक्ट्री का एंटायर बजट बनाते हैं, कितना प्रोडक्शन, कितना सेल्स, कितने वर्कर्स की जरूरत है। अगर मान लीजिए हमारी फैक्ट्री में 1100 वर्कर्स हैं और कैलकुलेशन ये बैठ रहा है कि इस बार 1500 वर्कर्स लगेंगे, तो 400 वर्कर्स के डेफिसिट को रिक्रूट करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट को बोल दिया जाता है कि आप अभी से ढूंढना शुरू करें। उसी तरीके से दोस्तों परचेज डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि इस बार इतना रॉ मटेरियल लगेगा। सपोज करें इस बार हमें 500 टन रॉ मटेरियल लगेगा, तो आप अभी से अपॉर्चुनिटीज देखिए, कहीं सस्ता मिल रहा है क्या, कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या, हमें कहीं पर कोई डिस्काउंट मिल रहा है क्या, तो वो आप साल भर तक नजर रखना क्योंकि हमें इतनी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। और जब एडवांस में पता होगा तो अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उस पर एक्ट भी कर पाएंगे। ये सारी चीजें हम कहां पर करते हैं, बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। आप बजट कितना भी बना लो, देयर हैज टू बी अ फॉलो अप। आज आपने अगर एक प्लान बना लिया कि मुझे ऐसी 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 पढ़ाई करनी है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, रूटीन बेसिस पर हर हफ्ते में भी, हर महीने में भी, हर डे पर डे बेसिस पर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंपेयर। क्या कंपेयर करेंगे कि मैंने क्या सोचा था, क्या प्लान बनाया था और मैंने आज दिन में आखिर क्या हासिल कर लिया है, व्हाट वाज माय प्लान। जैसे आपका प्लान क्या हो सकता है कि मुझे ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, इतने पेजेस पढ़ने हैं, और एट द एंड ऑफ द डे सोने से ठीक पहले आप क्या कंपेयर करेंगे, यार मैंने मेरा लक्ष्य आखिर कितना हासिल कर लिया है। सो आपको पता चलेगा कि यार मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, राइट, क्या मैं कहीं पर लैग कर रहा हूं। वैसे ही दोस्तों फैक्ट्री जब चलाई जाती है तो बजट तो बनता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लेकिन वहां पर वीकली या फिर मंथली बेसिस पर कंपैरिजन होता है कि आखिर हमने क्या सोचा था और हमने एक्चुअल में आखिर क्या रिजल्ट्स दिए हैं, और ये कंपैरिजन पर रिपोर्ट्स बनती है, राइट। वो रिपोर्ट्स कैसे बनाना वो हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। 2 मिनट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्ड पर ज्यादा जोर ना देवें। दूसरा वर्ड क्या लिखा है, वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस वैसे आपने वहां पढ़ा होगा, है ना, मैथमेटिक्स में, राइट, वो वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड सो ऑन। खुशी की बात ये कि ये वो वाला वेरिएंस ही नहीं है,
ये जनरल हमारी इंग्लिश की डिक्शनरी वाला वेरिएंस है, जहां पर वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है, डिफरेंस, राइट? सो हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बजटेड वर्सेस एक्चुअल नंबर्स। और सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, डिफरेंस की तहकीकात करना सीखेंगे कि अगर मटेरियल की कॉस्ट सपोज करें हमारी इस महीने लगनी चाहिए थी 4 करोड़ और लगी है 4 करोड़ 20 लाख, तो आखिर ये 20 लाख का डिफरेंस क्यों आया? क्या हमने क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करी, जितनी लगानी चाहिए थी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी उससे ज्यादा लगाई, मतलब रॉ मटेरियल का वेस्टेज करा इसलिए आया? या फिर नहीं क्वांटिटी तो बराबर लगाई, वो जो परचेज डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने खरीदा ही महंगा इसलिए आया, राइट? या फिर और भी कुछ रीजंस हैं, राइट? तो यहां पर हम क्या सीखेंगे, रीजंस एनालाइज करना सीखेंगे। व्हाई इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट determined at the beginning of the year versus actual cost incurred during the year. Is that clear? Okay. बिजनेस में दोस्तों आप कितने भी प्लान बना लें, सारी चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती है, राइट? हो सकता है कि मिड ऑफ द ईयर पर आपके पास एक स्पेशल कस्टमर आ जाए, यानी फॉरेन से एक ऑर्डर आ जाए, बल्क ऑर्डर, और वो बोले कि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी आपके पास, हमें सपोज करेंगे हमें 400 टन गुड्स की जरूरत है, हमारी फैक्ट्री का साल भर का टर्नओवर ही 1000 टन है, और कितने टन का एक अनएंटिसिपेटेड ऑर्डर आ गया हमारे पास 400 टन का। पहला सवाल तो मेरा आपसे यह है कि आपकी जो रूटीन सेलिंग प्राइसेस है, यानी जो आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, क्या आप इस बल्क ऑर्डर से, इस स्पेशल ऑर्डर से वही सेलिंग प्राइस चार्ज करेंगे या उससे काफी कम? उससे काफी कम, क्योंकि यार आपके लिए एक बल्क ऑर्डर है और एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास किसी फॉरेन के कस्टमर के साथ जुड़ने की। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, स्पेशल प्राइसिंग ऑफर करते हैं उसे, राइट? बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसा नहीं हो कि अपनी जेब में गड्ढा पड़ जाए, यानी ऐसा नहीं हो कि हमें लग ज्यादा रहे पैसे और हमने उससे भी कम कोटेशन दे दिया। एटलीस्ट आपको उतना तो रिकवर करना ही पड़ेगा जितना आपका लग रहा है, और उसमें थोड़ा बहुत जो ऊपर मिल जाए, क्योंकि ये तो वैसे ही बोनस है। हमारी फैक्ट्री नॉर्मली तो जैसी चल रही वैसी चली रही है, बट वी हैव अ वन टाइम ऑर्डर, दैट इज अ स्पेशल ऑर्डर, राइट? सो फॉर स्पेशल ऑर्डर वी हैव टू गो फॉर स्पेशल प्राइसिंग, और वो स्पेशल प्राइसिंग कैसे की जाए वो हम सीखते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ये है दोस्तों हमारे सिलेबस के सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन। अब ये बहुत सारे चैप्टर्स हो गए होंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट, activity based costing, process and operation costing, unit and batch costing, job costing, joint and byproducts, oh my god, fair service costing, cost accounting system, budget and budgetary control, standard costing और marginal costing। कितने 14 चैप्टर्स। आप इसमें ये अपेक्षा ना रखें कि सर इसमें से वो कौन सा एक चैप्टर है जिससे 25 नंबर के आते हैं। सारे ही चैप्टर्स 5 से 15 मार्क्स के बीच में एग्जाम में आते हैं। सारे चैप्टर्स का जो वेटेज है वो क्या है, एनीवेयर बिटवीन 5 to 15 मार्क्स। हो सकता है कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए, हो सकता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 8 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाए और 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 8 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाए और 7 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन आ जाए, राइट? तो कॉस्टिंग के पेपर में वो स्ट्रेटेजी नहीं लगती है कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पर सारे ही चैप्टर्स मोर और लेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आईसीआई बहुत स्मार्ट है, उसको भी मालूम है कि बच्चा गेम प्लान कर सकता है, तो वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर बनाते हैं। तो हमें दोस्तों सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपके एफर्ट्स जितने लगेंगे उस पर रहता है। कुछ ऐसे इसमें चैप्टर्स आएंगे जो कम समय में हो जाएंगे तो उसके मार्क्स भी कम रहेंगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स रहेंगे जिसमें हमें समय ज्यादा लगेगा तो उसके मार्क्स भी ज्यादा रहेंगे, राइट? तो यानी अल्टीमेटली आपके एफर्ट्स के रेशियो में वहां पर मार्क्स। यहाँ पे कोई गेम प्लान नहीं जिसमें कि हम एबीसी एनालिसिस काइंड ऑफ, कभी बाई चांस आपने सुना होगा कि हम कम एफर्ट्स लगाएंगे और मार्क्स ज्यादा आएंगे, ऐसा सीए में तो वैसे भी कहीं पर भी नहीं होता है, राइट? तो सारे ही चैप्टर्स का वेटेज कितना है, एनीवेयर बिटवीन 5 to 15 मार्क्स, और वो सब वेरी करता रहता है। इज दैट क्लियर? दोस्तों आखिर हम इस दूरी को कितने समय में आखिर तय करेंगे, हमारी बैचेस का आखिर ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? तो रफली हमारी बैचेस में हमें 60 लेक्चर्स लगेंगे और हर लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स का रहेगा।
एक्चुअली 120 लेक्चर्स हमें लगेंगे, जहां पर हर लेक्चर रफली 1.5 आवर्स का रहेगा, 1.5 आवर, 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स का, राइट। सो टोटल 60 लेक्चर्स इनटू 3 आवर्स, यानी 180 आवर्स के अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मैं आखिर आपको जो टीचिंग मटेरियल दूंगा उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहला तो आपको ये सवाल आता है कि सर वो प्रिपरेशन करने के लिए सोर्स मटेरियल आखिर हम क्या लें। तो दोस्तों आपको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको नोट्स दूंगा ना, सिर्फ आपको वही नोट्स प्रिपेयर करने। सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिर हम आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल, सजेस्टेड आंसर्स, ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों। स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर्स, ये सब मेरे पास भी रखे हुए हैं। तो मैंने इन सबको ऑलरेडी अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है। आपको इनको रेफर करने की जरूरत नहीं। देखिए हमारे नोट्स के अंदर किन किन तत्वों से मिलकर हमारे नोट्स बने हैं। सबसे पहला स्टडी मटेरियल, यानी जो आपका स्टडी मटेरियल है ना, वो 100% इसके अंदर इंक्लूडेड है। ईच एंड एवरी इंच ऑफ स्टडी मटेरियल इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन आवर नोट्स, जो आपको किताबें मिलेंगी। फिर प्रैक्टिस मैनुअल नाम की एक चीज हुआ करती थी, तो उसके भी जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर पास्ट एग्जाम पेपर, जिसे आप सजेस्टेड आंसर्स भी कहते हैं, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पास्ट में कैसे पेपर्स आए हैं, उनका क्या ट्रेंड रहा है, कैसे क्वेश्चन आईसीआई टेस्ट करता है, वैसे क्वेश्चन तो हमें करने पड़ेंगे ना। ये क्या लिखा है यार, फ्यूचर एग्जाम क्वेश्चंस, ये क्या चीज है दोस्तों। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आईसीआई ने ना अभी तक टेस्ट तो नहीं करी है, लेकिन टेस्ट करने का स्कोप बनता है। अब मैं आपको फाउंडेशन लेवल पर जाकर समझाऊं तो सपोज करें कि आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाना सिखाया वहां पर, यस। हो सकता है कि बजाय कि आईसीआई आपसे पार्टनरशिप अकाउंट कैसे बनाना वो पूछे, उसकी बजाय वो पार्टनरशिप अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपको दे दे और बीच का कोई सा नंबर आपसे पूछ ले। ऐसा शायद नहीं था क्वेश्चन, या था राइट, ओके। बट ऐसा क्या हर चैप्टर में था? नहीं था, राइट। और इसके अलावा बहुत सारे स्कोप बनते हैं कि आईसीआई एक अलग लेवल पर जाकर चीजों को टेस्ट कर ले। तो जब हम यहां पर पढ़ेंगे तो जो आज तक हुआ है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती वो भी हम यहां पर देखेंगे। आईसीआई को भी ये दिमाग कहां से आता है कि यार ये नया कॉन्सेप्ट पूछे। बाहर जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर भी तो कॉस्टिंग होता है, वहां पे भी तो किताबें होती हैं, वहां पर भी तो नए नए क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां की चीजों को भी हम यहां पर इंक्लूड करेंगे टू द एक्सटेंट जितना मुझे लगता है कि यार ये चीज आईसीआई टेस्ट कर सकता है, राइट। सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि कल को अगर थोड़ा सा पेपर ऑफ द ट्रैक जाए तो आप ऑफ द ट्रैक ना हो जाए। फिर इसके बाद दोस्तों आरटीपीज भी हमारे इसमें इंक्लूडेड है, और ये सीएमए और दूसरे जो फेमस ऑथर्स है उनकी किताब के भी जो बढ़िया क्वेश्चन है वो हमारे नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है। हालांकि मैं आपको फिर भी एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारे जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसमें 95% ऑफ द क्वेश्चंस आईसीएआई के ऑफिशियल सोर्सेज से ही हैं, यानी उनका स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, ये सब कवर्ड मिलेगा। आप कोई सी भी साल के आरटीपी उठाकर देख लो, उसमें जो आपको क्वेश्चन दिखेगा वो पहले से हमारे नोट्स के अंदर होगा ही होगा, राइट। तो दोस्तों वो सारी चीजें मिलेंगी, और इसके अलावा 5% ऑफ द क्वेश्चंस वो होंगे जो कि मैं अपनी तरफ से डालता हूं, क्योंकि आईसीआई वैसे तो अपने आप में ही इतना कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूट है कि वो सब कुछ ऑलरेडी कवर कर चुका है अभी तक, लेकिन फिर भी जहां 5% अभी तक वो एरिया में नहीं पहुंचे वो मैंने यहां पर एड्रेस कर दिया। और ये क्या एमसीक्यूज, यस, 30 मार्क्स, 100 मार्क्स के पेपर में अब 70 मार्क्स के तो हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे और 30 मार्क्स के हम एमसीक्यूज करेंगे, राइट। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इनको आंसर करने के लिए अलग ढंग से पढ़ाई करनी पड़ती है। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें पढ़ाई करने की अप्रोच अलग रहती है, एमसीक्यूज को आंसर करने के लायक बनने की अप्रोच अलग रहती है। आपको अगर एमसीक्यूज को आंसर करना है ढंग से तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस, पिछले फुल स्टॉप से इस फुल स्टॉप के बीच में जो सेंटेंस है ना उस पर वो एमसीक्यू बना सकते हैं। तो पहले जब सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ करती थी और आपने सिर्फ एक पैराग्राफ याद कर लिया, उसमें 2 लाइन आप भूल भी गए तो चलता था, लेकिन अब हो सकता है कि वो जो 2 लाइन है उसी पर, उसमें से 1 लाइन पर एक एमसीक्यू डिजाइन हो जाए। तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। एमसीक्यूज भी दोस्तों हम हमारे हर चैप्टर्स के अंदर कवर करेंगे, ये सारी चीजें हम यहां पर करेंगे, राइट। आखिर मेरे पढ़ाने की मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, मैं पढ़ाता कैसे हूं।
दोस्तों सबसे पहले किसी भी टॉपिक को जब हम शुरू करेंगे, सपोज अगर हमने मटेरियल चैप्टर शुरू करा या हमने लेबर चैप्टर शुरू करा, मैं सबसे पहले उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ले डाउन करता हूं कि आखिर हम मटेरियल चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। उसके लिए हम रियल लाइफ की सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि रियल लाइफ में आखिर क्या क्या सिचुएशंस होती होंगी रॉ मटेरियल को लेकर, और फिर उन सिचुएशंस को डील करने के लिए आखिर क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, राइट। ये मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करता हूं। फिर उसके बाद ये सबसे स्पेशल काम होता है हमारी बैच में, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल एंड कॉन्सेप्ट्स। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड पर मेरा जोर है। मैं एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल देता हूं। यानी देखिए दोस्तों, मैं आपको रास की बात बता रहा हूं, आप दूसरों को बताइएगा। क्या होता है, रॉ मटेरियल जैसे चैप्टर है, उससे आज तक आईसीआई ने जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, कम से कम अभी तक वो 80 से 100 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। इतना पुराना इंस्टीट्यूट है ना हमारा, 80 से 100 क्वेश्चंस उन्होंने पूछ चुके हैं। वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे रखे हुए। अब मैंने उन क्वेश्चंस में दिमाग लगाया और उन क्वेश्चन को मैंने कैटेगराइज करा कि कौन से क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट की इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन सेकंड कॉन्सेप्ट की इर्द गिर्द घूम रहा है। मैंने उनको कैटेगराइज करा और ऐसे करके आई गॉट 8 कैटेगरीज, 8 कैटेगरी मुझे मिल गए। अब एक कैटेगरी के अंदर भी 10-12 क्वेश्चंस रखे हुए। मैंने उन 10-12 क्वेश्चंस की सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल डिजाइन कर दिया, जिसमें एक ही एग्जांपल होगा और उसके अंदर वो 12 क्वेश्चंस की जो सिचुएशन होगी वो सब एड्रेस हो जाएगी। फिर मैं सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल लूंगा क्लास में, उसके अंदर नेक्स्ट कैटेगरी एड्रेस हो जाएगी। यानी कि जब मैं ये चैप्टर शुरू करूंगा और जब मैं पहले दूसरे लेक्चर में आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल दूंगा ना, तो आप इस लायक बन जाएंगे, आप इस काबिल बन जाएंगे कि अब आप क्वेश्चंस खुद से कर लें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में होने वाला था वो तो सबका सब मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल के नाम से दे दिया। यहां पर मैं वैसा इंसान नहीं हूं कि एग्जांपल लिखा 4 लाइन का, उसका 8 लाइन का सॉल्यूशन लिखा और हो गया एग्जांपल। नो, ऐसा हो सकता है कि मेरा एग्जांपल ही पूरे 1 पेज का हो, उसका सॉल्यूशन 2 पेज तक जा रहा हो। सो दैट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल। लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि हमने सारी सिचुएशन एक ही बार में आंखों के सामने देख ली। सो वी हैव अ होलिस्टिक, वी हैव 360 डिग्री व्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, हाउ द कॉन्सेप्ट्स आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, राइट। ये सारी चीजें हम करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल में, और एक नहीं हर एक चैप्टर में हम ये काम करते हैं, राइट। फिर दोस्तों इसके बाद थर्ड टास्क जो हम करते हैं क्लास में होता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वही आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को हम फिर यहां पर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से करते जाते, राइट। और इतना सब दोस्तों करने के ये क्या, इतना सब करने के बाद क्या एग्जाम में हमें लाने मार्क्स। देखो पढ़ना तो है हमें कॉन्सेप्चुअली, रियल लाइफ की सिचुएशन वो सब हमें करना है, राइट। एग्जाम में हमें चाहिए मार्क्स, और मुझे चाहिए आपसे 100 आउट ऑफ 100। जो आपकी मेरी बात पहले ही पक्की हो गई थी कि मैं अपना 100 दूंगा, आप भी अपना 100 देंगे, हमारे 100 मिलकर बनेंगे 100 आउट ऑफ 100। लेकिन इसमें देखिए क्या क्या गलतियां स्टूडेंट से हो जाती है। ये मैं आपको गलतियां बताऊं उससे पहले आपको पता होगा कि आप तो सभी खुशनसीब हैं जो फाउंडेशन पास होकर यहां पर इंटर की क्लास में बैठे, लेकिन आपके कुछ यार दोस्त फाउंडेशन में ही रह गए होंगे। फाउंडेशन में कितने मार्क्स का पेपर आता है? 400 और 200 चाहिए हमें, है ना। आप सभी 200 के ऊपर वाले, लेकिन जो फेल हुए हैं ना उसमें से कोई भी ऐसा फेल नहीं हुआ है कि 80 मार्क्स ही लाया, बस 120 लाया बस। जो भी आपके यार दोस्त जो पीछे ही रह गए हैं, 184, 192, 196, आर यू एबल टू कनेक्ट? रिलेटेबल लग रहा है? ऐसे ही फेल होता है ना स्टूडेंट सीए में। सीए में मैंने देखा ही नहीं कि कोई ऐसा फेल हो रहा है कि 200 चाहिए थे और वो 80 ला रहा है, वो 90 ला रहा है, वो 110 ही ला रहा है, वो 120 ला रहा है। फेल कैसे होता है स्टूडेंट? 182, 184, 187, 189, 192, 194, 195, 197, 198 ऐसे फेल होता है। उसमें वो जो इस तरीके से फेल हुआ है, और हम में जो 200 से ऊपर में पास हुए हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं नॉलेज की टर्म्स में।
लेकिन आईसीआई की नजरों में तो देयर इज अ लाइन, दे हैव ड्रॉन 200 से जो एक नंबर ऊपर है वो पास है, वो इंटर में आ गया, जो एक नंबर पीछे है वो वहीं रह गया। दोस्तों इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने के लिए जो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, जिसे हमें लांघना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, उसे लांघने में ये जो आपके दोस्त बाय चांस फेल हुए हैं ना, जो 195 मार्क्स लेकर आया, 190 मार्क्स लेकर आया, ऐसा नहीं उसने पढ़ाई नहीं करी थी, उसने भी खूब पढ़ाई करी थी कि नहीं करी थी? करी थी, पूरी करी थी उसने पढ़ाई, पूरा दिल लगा के पढ़ाई करी थी। लेकिन देखना उसके साथ क्या हादसे हो गए जिसकी वजह से उसके 10-12 नंबर कम रह गए। वो पेपर देकर बाहर निकला और उसने मतलब बाय चांस किसी का, ओ नो ये गलती हो गई क्या, इसमें ये करना था क्या यार, ये तो आता था। आपके साथ भी हुआ होगा, और यार इसमें ये करना था क्या, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कभी, क्या पेपर देकर बाहर निकले और अच्छा ये करना था क्या, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन मिस्टेक्स इन एग्जाम कि यार शिट ये मिस्टेक हो गई क्या यार, ये तो होनी नहीं चाहिए थी, काश ये पहले पता होता है, मैं अंदर ही एग्जाम हॉल के अंदर सही करके आया। 5 नंबर का फर्क पड़ता है इससे, 5 नंबर, और ये 5 नंबर एक सब्जेक्ट में मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स, 20 नंबर। और ये जो भी फेल होते हैं ना 180 से ऊपर जिनके भी मार्क्स आए हैं फाउंडेशन में, और वो जो फेल हुए हैं ना, वो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से पीछे रह गए। नॉलेज की कोई कमी नहीं उनमें, लेकिन छोटी सी मिस्टेक कोई सी तो कर दी उन्होंने एग्जाम में, जो उनको बाद में जाकर क्लिक हुई, अरे यार ये था क्या, राइट। तो ऐसा अफसोस मनाने की जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। यानी हम इतनी मेहनत करें और वहां पर वो सिली मिस्टेक करके आ जाए। क्या बोल रहा हूं मैं? सिली मिस्टेक, जिसको हम सिली कहते हैं, वो सिली नहीं होती है, वो एग्जाम में 5 नंबर के बराबर होते हैं, 5 मार्क्स सिली नहीं होते दोस्तों। तो ऐसी मिस्टेक्स अगर हमने अवॉइड कर दी, क्या होता है जब आप कॉस्टिंग का क्वेश्चन करेंगे ना एक पेज का, उसमें अगर आपने बीच में एक भी नंबर में गलती कर दी तो उस पर डिपेंडेंट जितने सारे नीचे की कैलकुलेशन है सब गलत। और अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आया तो मुश्किल से 1-2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपका एक कैलकुलेशन गलत हुआ और उस कैलकुलेशन पर बेस नीचे के सारे कैलकुलेशंस गलत हो गए। तो सब गलत मतलब गलत होता है। आईसीआई है बेरहम, वो ऐसा नहीं आपके स्कूल के टीचर के जैसा नहीं गया, ठीक है देखो बच्चे ने प्रोसेस तो सही करी है ना। स्कूल में ऐसा हो जाता ना, हम नंबर लेने पहुंच जाते थे ना टीचर के पास कि मैडम वो यहां मिस्टेक हो गई है, पर उसमें मैंने फॉर्मूला तो सही लिखा है ना। यहां ऐसा नहीं होता है। यहां अगर आपने सेकंड स्टेप गलत कर दी, फिर आपने थर्ड स्टेप की प्रोसेस सही करी है, फोर्थ स्टेप की प्रोसेस सही है, फिफ्थ स्टेप की भी प्रोसेस सही है, बट नंबर्स गलत गलत कैलकुलेट हो रहे हैं क्योंकि इनपुट ही सेकंड स्टेप से गलत आया, तो सब गलत होता है। और 10 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें सपोज करें हर स्टेप के 2 मार्क्स है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप के 2 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के कट हो जाते हैं यहां पर मार्क्स। तो ऐसी मिस्टेक ना होवे दोस्तों, ये होती है कॉमन मिस्टेक्स। और ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको एहसास दिलाऊंगा कि देखो यहाँ पर ये मिस्टेक एग्जाम में आपसे हो सकती है, क्वेश्चन ना ऐसे घुमा रहा है, राइट। तो वो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे ना, तो जो 5 नंबर जो है ना, जो पास और फेल के बीच में फासला होता है वो नहीं रहेगा। मतलब आप जैसे फाउंडेशन लांग कर इंटर में आए, वैसे इंटर लांग कर आप फाइनल में जा पाएंगे। ये वाला पछतावा नहीं हुआ कि अरे यार ये मिस्टेक हो सकती थी क्या। जितनी सारी आपसे एग्जाम में मिस्टेक्स हो सकती है ना, जितनी सारी आपसे एग्जाम में मिस्टेक्स हो सकती है, वो सारी की सारी हम क्लास के अंदर एड्रेस ही कर लेंगे। एड्रेस कर लेंगे का मतलब है मैं ही बता दूंगा आपको कि यहां पर ये मिस्टेक हो सकती है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। और खास बात यह है कि मैं सिर्फ बताता नहीं, लिखवाता हूं। यानी एट द एंड ऑफ द बैच यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द मिस्टेक्स दैट might happen with you in exams। तो क्या होगा जब आप आखिरी दिन एग्जाम से ठीक पहले जब उस लिस्ट को आप देखकर जाएंगे तो आपको मालूम रहेगा कि अच्छा यहाँ तो 100 जगह पर मिस्टेक हो सकती है। और अब तो जब क्वेश्चन आएगा और मालूम ही है कि यार यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, तो अपन तो पहले से ही गाड़ी स्लो कर लेंगे ना, साइड से निकाल लेंगे। और जब मालूम ही नहीं रहेगा कि स्पीड ब्रेकर तो क्लियर, तो वो सारी चीजें हम यहां पर एड्रेस करेंगे। दूसरी बात, जब आप दोस्तों क्लास 8 को पास करके 9th में आए थे तब आपको 8th इजी लगने लगा था, पर जब आप 8th में थे तब 8th टफ लगता था और 7th इजी था। साइकोलॉजिकल चीज ये है कि जब आप एक एडवांस लेवल पर पहुंच जाते तो पिछला वाला लेवल इजी लगता है। अभी आप सभी को फाउंडेशन इजी लगता होगा, राइट, ओके। वैसे ही मैं जब फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो उनको इंटर इजी लगता है। तो की टू सक्सेस कि जिस लेवल पर अभी आप पढ़ाई कर रहे हो उससे एक लेवल ऊपर पर तैयारी कर लें, तो जिस लेवल पर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो यूं ही आसान
लगेंगे। तो हम यहां पर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे। वो जो मैंने 5% स्कोप छोड़ा है ना मेरे अपने आप के लिए, वो यहां के लिए छोड़ा है कि हम एक लेवल ऊपर पर जाकर चीजों को देख लेंगे। तो बेसिक लेवल एग्जाम में हमें ऐसा नहीं होगा यार पेपर टफ है, एग्जाम में पेपर आपको रिलेटिवली इजी लगने लगेगा, राइट। तीसरी बात, आपके साथ शायद फाउंडेशन में ऐसा हुआ होगा कि किसी सब्जेक्ट का रिवीजन आपका इनकम्प्लीट रह गया होगा। यानी ऐसा हुआ होगा कि सपोज करो, अकाउंट्स में तो शायद ऐसा होता ही नहीं है ना, बीइंग द फर्स्ट पेपर, लेकिन जैसे लॉ हुआ या दूसरे पेपर्स हुए जो कि बीच में आते हैं, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, राइट। अब वो प्रॉब्लम मेरे साथ यहां पर भी इंटरमीडिएट में कि मेरा पेपर तो आएगा फोर्थ पेपर और फिफ्थ पेपर। आपके ग्रुप 1 के तो 3 पेपर हो जाएंगे, उसके बाद चौथा पेपर आएगा ग्रुप 2 का कॉस्टिंग, फिर आएगा एफएम का पेपर। तो मेरे पेपर्स में स्पेशली ये प्रॉब्लम रहती है कि यू हैव जस्ट 1.5 डेज। कितना? 1.5 डेज होते हैं आपके पास। उधर आप एग्जाम देकर आए, थोड़ा सा दिन वो मिला, नेक्स्ट डे पूरा मिला और अगले दिन तो फिर से वापस एग्जाम देने ही जाना है। सो यू हैव प्रिसाइसली 1.5 डेज, और 1.5 डेज इनसफिशिएंट हो सकते हैं सारी चीजों को रिवाइज करने में, या शायद वो 1.5 डेज सफिशिएंट भी है, लेकिन हमारी मिस प्लानिंग होती है और हम कुछ चैप्टर्स पर ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं और कुछ चैप्टर्स को फिर आखिरी में मजबूरी में छोड़कर जाना पड़ता है। बस ऐसे पन्ना पलटना पड़ता है कि एक बार बस नजर घुमा ले, अब देखेंगे एग्जाम में जो होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप एक बात बताइए, आपका लॉ का पेपर था ना सीए फाउंडेशन में? अरे वाह, फिर तो आपको समझाना बहुत आसान। आपको लॉ के पेपर में कितने मार्क्स आए हैं, मैं एक नंबर लेता हूं। आपको रफली 50 से 60 के बीच में मार्क्स आए सभी को, मोर और लेस। मीन मीडियन मोड निकालेंगे तो आपका 50 से 60 के बीच में आ रहा है स्कोर। सपोज करो 55 मार्क्स आए सभी को लॉ में, है ना। अब 2 मिनट के लिए आप एक काम कीजिए, फ्लैशबैक में आ जाइए 3 महीने पहले, जब आपकी लॉ का पेपर था, जिस दिन, उससे एक दिन पहले के पहले दिन आप एग्जाम से छूटे, आप घर पर आए, आपने बोला यार आज बहुत थक गया हूं, अभी एग्जाम देकर आए हूं, आपने आराम कर लिया। अगले दिन आप उठे यार, आपने कहा ठीक है यार पढ़ाई क्या करना, अपन तो देंगे एग्जाम। आपने एक वेब सीरीज निपटा दी दिन भर में। फिर आप अगले दिन सुबह उठे, अब इस दिन एग्जाम है, आपने थोड़ा बढ़िया म्यूजिक व्यूजिक लगाया, घर पर रिलैक्स करा और आपने कहा यार अब 1 बज गई है, चलो एग्जाम देने। अब आप गए लॉ का पेपर देने, बिना 1.5 डेज रिवाइज करे अब आप लॉ का पेपर देने जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन फ्लैशबैक में क्या आपको 55 मार्क्स आएंगे? कितने आएंगे चले बताओ? मतलब पास तो होंगे ही नहीं, पास तो पक्का नहीं होंगे, है ना। 25 से 30 नंबर आएंगे। यानी अब देखो मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी। 55 मार्क्स आए हैं जब आपने उस 1.5 डेज रिवाइज किया है, और अगर आपने उस 1.5 डेज रिवाइज नहीं किया तो कितना है? 25 नंबर। आपका आखिरी दिन का रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है? 30 मार्क्स। यानी आपका जो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स है वो कौन से दिन आते हैं? आखिरी दिन आते हैं वो। यानी आखिरी दिन अगर किसी का सुधर जाए ना तो एग्जाम में पास हो जाता है, और वही आखिरी दिन किसी का बिगड़ जाए तो वो एग्जाम में फेल हो जाता है। तो आखिरी दिन सुधरना कितना जरूरी है यार। और उसके लिए आखिरी दिन प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए। जहां तक मुझे ध्यान है दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सीए फाउंडेशन के लिए भी टाइम टेबल सब बनाया होगा, लेकिन जो आपका टाइम टेबल बनता है वो मालूम कब तक का बनता है? आपका अगर मई में एग्जाम है, आपका अगर जून में एग्जाम है, और सपोज करो आपका 1 जून से एग्जाम है, तो आपका टाइम टेबल 31 मई पर हो जाता है खत्म। आपकी कौन सी डेट से शुरू हुई थी एग्जाम? 24 जून, तो आपका टाइम टेबल 23 जून पर खत्म हो गया था। जो आप पेपर पे नहीं टाइम टेबल लिखते हो, 23 जून को हो गया था खत्म। और उसके बाद आपने कहा अब किस टाइम टेबल की जरूरत? अब तो सीधे युद्ध के मैदान में कूद रहे हैं, जो जैसे सामने आएगा उसको वैसे निपटाएंगे। यानी लॉ का पेपर किताब खोलेंगे, दनादन जो सामने आया उसको रिवाइज करेंगे। आप समझ रहे हो? जिस दिन प्लानिंग होनी चाहिए, जिस दिन 30 नंबर आ रहे हैं, उस दिन की तो प्लानिंग ही नहीं थी। उस दिन तो बस ऐसा था जो सामने आया उसको पढ़ लिया, और जो छूट गया वो छूट गया। क्या आखिरी दिन प्लान नहीं होना चाहिए? प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए। मिनट टू मिनट प्लान्ड होना चाहिए। यानी मिनट टू मिनट प्लान्ड होना चाहिए का मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आउट ऑफ 14 चैप्टर्स मुझे कौन सा चैप्टर कितने समय रिवाइज करना है, और उस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर मुझे उतने समय में क्या रिवाइज करना है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन कौन से क्वेश्चंस, ये सब पहले से ही सिलेक्टेड।
होने चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी 6 में से एक भी पेपर आपका मिस प्लानिंग की वजह से रह गया ना, गए वो तो फिर 7 लाख रुपए का नुकसान। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, राइट। तो आपका हर पेपर में प्लान होना चाहिए। आपको मेरे सब्जेक्ट्स के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका लास्ट डे रिवीजन प्लान, LDR, लास्ट डे रिवीजन प्लान में खुद ही बना कर देता हूं, विच मीन्स कि वो जो मैंने सारे चैप्टर्स लिखे थे ना, उन चैप्टर को आखिरी दिन किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है। सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कौन से चैप्टर है जो हम ज्यादा भूलने की प्रोबेबिलिटीज है वो हम बाद में रखते हैं, और जो चैप्टर्स ऐसे इजी होते हैं वो हम पहले रखते हैं, राइट। तो कौन सा चैप्टर किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है और कितने समय रिवाइज करना है और उसके अंदर क्या रिवाइज करना है, वो सारी चीजें हम यहां पर तैयार करके जाएंगे। और यहां पर होता है हमारा पिरामिड कंप्लीट, जिसमें सबसे ऊपर मैंने लिखा है LDR लास्ट रिवीजन, फिर लिखा है मैंने कॉमन पिटफॉल, और फिर मैंने लिखा है एडवांस लेवल क्वेश्चन। ये सारी चीजें हम क्लास के अंदर करेंगे। दोस्तों, जब हम यहां पर पढ़ेंगे तो हम 2 तरह की कॉपीज बनाएंगे, जिसमें एक होगी कॉन्सेप्ट कॉपी और एक होगी सॉल्यूशंस कॉपी, व्हिच मींस कि जब मैं वो पिरामिड के नीचे वाले 2 पीसेस पढ़ाऊंगा ना, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल एंड कॉन्सेप्ट्स, उसको सब हम एक कॉपी में लिखेंगे। और जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन सोल्यूशन, वो हम एक सेपरेट कॉपी में करेंगे। इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये है कि बाय चांस जैसे हमारी बैच कंप्लीट होती है और आपको एक बार रिवाइज करना है, तो आपके सर पे ज्यादा लोड नहीं आएगा। अगर आपके पास कम समय रिवाइज करने के लिए, तो आप ना सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉपी रिवाइज कर लो। कॉन्सेप्ट कॉपी के अंदर 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, 100% ऑफ द सिचुएशंस होंगी, और वो जो कॉमन पिटफॉल्स है ना, बच्चे जहां पर मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, वो भी सब लिखी हुई होंगी। तो आखिरी दिन के रिवीजन में भी ये टूल आपकी मदद करेगा। तो आपको कॉपीज को सेपरेट करके बनाना है। आप प्लीज कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को मिक्स मत कीजिएगा। यानी हम जब पढ़ेंगे तो आपके पास टेबल पे सामने 2 कॉपीज होंगी। एक होगी कॉन्सेप्ट कॉपी, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे, कॉमन पिटफॉल्स, कहां मिस्टेक हो सकती है वो सब लिखेंगे, फॉर्मूलाज लिखेंगे, राइट, ताकि आपका रिवीजन प्लान में आसानी से करवा सकूं। और एक होगी हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कॉपी, राइट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कॉपी आप आखिरी दिन पूरी रिवाइज नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे ना, रिवीजन पूरा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं उसमें आपको टिक लगवा दूंगा। क्या टिक लगवा दूंगा कि ये जो हम 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं, सपोज करो एक चैप्टर में, इसमें से 2 क्वेश्चन ही आखिरी दिन रिवाइज करके जाना, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन। इज दैट क्लियर, राइट। ये सारी चीजें दोस्तों हम क्लास के अंदर कर लेंगे, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट का दोस्तों इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग के बेसिक्स से, और वो करने के लिए मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड में। थैंक यू, वेलकम।